मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। यतीक्ष बोला, टेल मी वन रीजन प्रिंसेस, वाई शुड आई फॉरगिव यू। राहा एक गहरी सांस लेकर गहरी आवाज में बोली, मैं अपनी पूरी जिंदगी, अपना सब कुछ, मेरा तन, मेरी रूह, मेरा वक्त आपके हवाले करती हूँ मिस्टर रायजादा। यू वन दी चैलेंज एंड आई लॉस्ट। यतीक्ष ड्रिंक की सिप लेते हुए सामने देखकर कहा, 24 आवर्स पूरे होने में 4 घंटे अभी बाकी है प्रिंसेस, और अभी से तूने मुझे खुद को सौंप दिया। नॉट बैड। राहा कुछ नहीं बोलती। यतीक्ष टेढ़ी स्माइल करते हुए जैसे ही पीछे पलटकर देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। सामने राहा एक सेक्सी सी शॉर्ट एंड स्ट्राइप नाइटी पहनकर खड़ी थी, जो उसके थाई तक आ रहे थे। उसमें उसके गोरे टांग, एमर्ज चेस्ट विजिबल हो रहे थे। राहा ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनती थी, लेकिन इन कपड़ों में वो सुपर सेक्सी लग रही थी। यतीक्ष का चेहरा सर्द हो जाता है और वो अपने हथेलियों की मुट्ठी बना लेता है। यतीक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, गो एंड चेंज प्रिंसेस। राहा जोर से अपने नाइटी को मुट्ठी में भर लेती है। यतीक्ष के इस बात से उसे एम्ब्रासिंग महसूस हो रही थी। वो अपना सर और नीचे कर लेती है। यतीक्ष खड़ा होकर राहा को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ओ माई प्रिंसेस, इट वॉज जस्ट अ चैलेंज, एंड नाउ आई वन दी चैलेंज। दैट्स इट, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग विद यू। राहा बहुत हिम्मत करके बोली, आई वॉन्ट बी योर्स मिस्टर रायजादा, फॉर एवर। राहा के इस बात से यतीक्ष के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। यतीक्ष अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, प्रिंसेस प्रिंसेस प्रिंसेस, क्या तू खुद समझ रही है कि तू क्या बोल रही है? राहा यतीक्ष के तरफ देखते हुए बोली, यस मिस्टर रायजादा, हमने बहुत सोच समझकर ये डिसीजन लिया है। यतीक्ष राहा के चेहरे को गौर से नोटिस करते हुए कहा, तो तुझे ये भी पता होगा आगे मैं तेरे साथ क्या क्या करने वाला हूँ। राहा नामे सर हिला देती है। यतीक्ष कोल्ड वॉइस में कहा, कम हियर प्रिंसेस। राहा अपने छोटे छोटे कदमों से चलकर यतीक्ष के सामने खड़ी हो जाती है। यतीक्ष राहा के कलाई पकड़कर खींचकर अपने लेप पर बिठा देता है। यतीक्ष अपने पॉकेट से मोबाइल निकालकर कहा, लेट मी शो यू वन थिंग प्रिंसेस। फिर एक वीडियो प्ले करके राहा के हाथ में थमाते हुए कहा, प्रिंसेस अगर तूने ये 3 मिनट के वीडियो कंप्लीट देख लिया, देन मैं आगे बढ़ूंगा। राहा जैसे ही वो वीडियो देखती है, उसकी आंखें चौड़ी हो जाती है। उस वीडियो पर एक कपल एक दूसरे के कपड़े उतार रहे थे। राहा करीब 50 सेकंड्स वो वीडियो देखी होगी कि वो मोबाइल फेंक देती है और यतीक्ष के गर्दन पर अपना चेहरा छुपाते हुए बोली, छी, ये कितना गंदा वीडियो है। यतीक्ष राहा के गाल पर एक किस करता है और टेढ़ी स्माइल करके कहा, यही सब मैं तेरे साथ करने वाला हूँ प्रिंसेस, बट नॉट टुडे। गो एंड स्लीप, यू वोंट बी एबल टू टॉलरेट इट। फिर राहा के कान में सेडक्टिव टोन में कहा, जितने दिन दूर हूँ दूर रहने दे प्रिंसेस, जिस दिन करीब आया दूर नहीं जाऊंगा। यतीक्ष राहा को अपने लेप से नीचे उतारता है और जैसे ही वहां से जाने वाला था, राहा उसका हाथ पकड़ लेती है और पलके झुकाकर बोली, आई विल ट्राई मिस्टर रायजादा। यतीक्ष की आंखें डार्क हो जाते हैं। वो सर्द आवाज में कहा, आई सेड गो एंड स्लीप प्रिंसेस। राहा बोली, आज मेरा 18th बर्थडे है मिस्टर रायजादा। आज के दिन तोहफे के रूप में आपको पाना चाहती हूँ, फॉर एवर ओनली माइन। राहा ये बात बोल तो रही थी, लेकिन उसे बहुत हिम्मत जुटाने की जरूरत पड़ रही थी। यतीक्ष एक भौं चढ़ाकर कहा, आर यू श्योर? राहा यतीक्ष के पास जाती है और उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थामकर यतीक्ष के सख्त लिप्स पर अपना सॉफ्ट लिप्स रख देती है और आंखें बंद कर देती है। राहा का दिल रोलर कोस्टर से भी ज्यादा स्पीड भाग रहा था। एक छोटी सी किस के बाद राहा यतीक्ष से अलग हो जाती है। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। वो अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए अंदर चली जाती है। यतीक्ष के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान आ जाती है। यतीक्ष अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, ओ माई सोल, आई विल डाई फॉर यू। तुम मुझे पागल करती जा रही हो प्रिंसेस, एंड आई एम गोइंग क्रेजी फॉर यू, डैम इट। फिर अपने बाल पर हाथ फेरता है और अपने लोअर लिप्स को बाइट करते हुए
फार्म हाउस के अंदर चला जाता है। यतीक्ष जब टेरेस पर पहुंचता है तो अपनी नीली आंखों से एक नज़र चारों तरफ घूरता है। फिर अचानक से उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान छा जाती है। यतीक्ष अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए अजीब तरह से कहा, आंख के साथ खेल रही हो प्रिंसेस, और अब तू मेरी उस आंख को चिंगारी लगाकर ज्वालामुखी बना रही है। इस वक्त टेरेस को बहुत ही रोमांटिक तरीके से डेकोर किया गया था। चारों तरफ कैंडल्स जल रहे थे। वहां कोई लाइट्स नहीं थी, बस कैंडल्स की पीली रोशनी चारों तरफ छाई हुई थी। टेरेस के कोने में एक किंग साइज बेड लगाया गया था और उसके चारों तरफ प्रिंसेस बेड पैकनी। बेड पर और फ्लोर पर रोज पटेल्स बिछाई गई थी। टेरेस के बीचों बीच एक बड़ा सा टेबल और उसके ऊपर बटरस्कॉच केक। राहा रेलिंग पकड़कर आगे की तरफ मुंह करके खड़ी थी। यतीक्ष जाकर उसके पीछे खड़ा हो जाता है और उसके कंधे से हाथ फिरते हुए उसके दोनों हाथ को जकड़ लेता है। यतीक्ष राहा के ईयरलोब पर किस करते हुए बेहद इंटेंसिटी के साथ कहा, डिड यू डू ऑल दिस प्रिंसेस? राहा पलके झुका लेती है। उसके गाल जलने लगे थे। यतीक्ष राहा के गर्दन पर अपने नोज रब करते हुए कहा, लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे प्रिंसेस। यतीक्ष राहा के कमर पकड़कर थोड़ा सा लिफ्ट करता है और उसे टेबल के पास ले आता है। यतीक्ष राहा को पीछे से बाहों में भर लेता है और दोनों मिलकर एक साथ केक कटिंग करते हैं। यतीक्ष केक का एक बाइट उठाकर राहा को खिलाता है और उसके कान के पास जाकर सेडक्टिव टोन में कहा, हैप्पीएस्ट बर्थडे। फिर थोड़ा रुककर वाइफी, और उसके होंठ पर एक छोटा सा किस करके दूर हो जाता है। राहा अपना दोनों हाथ यतीक्ष के गर्दन पर लपेटकर एक प्यारी सी स्माइल के साथ बोली, थैंक यू। फिर थोड़ा रुककर हबी। यतीक्ष तिरछा मुस्कुराते राहा के कमर को जोर से पकड़कर कहा, ओहो मिस्टर रायजादा से सीधा हबी। व्हाट अ प्रोग्रेस प्रिंसेस। यतीक्ष राहा को टाइडली खुद से चिपका देता है और उसके गर्दन पर अपना चेहरा छुपा लेता है। राहा कसमसाते हुए बोली, क्या कर रहे हैं आप? लीव मी। यतीक्ष राहा के गर्दन पर लिक करते हुए कहा, तुझे क्या लगता है क्या कर रहा हूं मैं प्रिंसेस? राहा अपना सर इधर उधर करते हुए बोली, यू आर ट्राइंग टू टेक एडवांटेज ऑफ मी मिस्टर रायजादा। नाउ लीव मी। यतीक्ष के लिक करने की वजह से राहा को गुदगुदी हो रही थी। यतीक्ष अपनी आंखें छोटी छोटी करके राहा को घूरता है और उसे छोड़ देता है। यतीक्ष कोल्ड वॉइस में कहा, ओके। राहा गुस्से से बुदबुदाते हुए बोली, कैसा इंसान है? लड़की हूं, थोड़ा सा भी नखरे नहीं कर सकती क्या? यतीक्ष वहां से जैसे ही जाने वाला था राहा उसे खींच लेती है और उसके नेकेड चेस्ट पर चिपकते हुए बोली, आपने अभी तक मेरा बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। यतीक्ष राहा के कमर को दोनों हाथों से पकड़कर कहा, प्रिंसेस आर यू सेड्यूसिंग मी? राहा ब्लश करते हुए बोली, मे बी। यतीक्ष अपना सर टेढ़ा करके कहा, अंजाम पता है ना प्रिंसेस? राहा पलके झुकाकर बोली, पता है। यतीक्ष राहा से दूर होकर उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगता है। उसकी नज़र राहा के एमर्ज चेस्ट पर ठहर जाती है। यतीक्ष तिरछी स्माइल करके कहा, मुझसे शादी करने के बाद तेरी मिजाज और तेवर दोनों बदल गए हैं प्रिंसेस। वेल आई लाइक इट। यतीक्ष राहा को धकेलते हुए दीवार पर सटा देता है और राहा के होंठ को अपने होंठों से दबा लेता है और उसके लोअर लिप्स को सक करने लगता है। यतीक्ष राहा के बाल को पीछे से मुट्ठी में भरकर उसे पैशनेटली किस करने लगता है। राहा भी यतीक्ष के बालों के साथ खेलते हुए आंखें बंद करके यतीक्ष के होठों को धीरे धीरे कुतर रही थी। राहा का साथ पाकर यतीक्ष और अग्रेसिवली राहा के होठों को चूमने लगता है। यतीक्ष का एक हाथ राहा के पीठ से लेकर कमर तक फ्लो हो रहे थे, जिसे राहा सिहर रही थी। यतीक्ष राहा के होंठ को छोड़कर उसके गले और कॉलर बोन पर ही कीज देने लगता है। राहा आंखें बंद करके आहें भर रही थी। यतीक्ष राहा को पलट देता है और उसके पीठ से सारे बाल हटाकर आगे कर देता है। यतीक्ष राहा के खुले पीठ पर अपना होंठ रगड़ते हुए उसके नाइटी के स्ट्रैप्स को दोनों तरफ कंधे से नीचे खिसका देता है, जिसे राहा की नाइटी खुलकर उसके कमर तक आ जाती है। यतीक्ष राहा के कंधे पर किस करते हुए अपना हाथ
राहा के खुले पेट पर फिर आने लगता है। राहा आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें भर रही थी। यतीक्ष का हाथ फिसलते हुए राहा के एमर्ज चेस्ट पर जाता है। यतीक्ष राहा के इनर के ऊपर से ही उसके बॉसम को सहलाने लगता है, जिसे राहा जोर से मुट्ठी भींच लेती है। यतीक्ष राहा के इनर के हुक को अपने दांतों में फंसाकर हुक तोड़ देता है, जिसे राहा के अपर इनर आगे से नीचे गिरती है और राहा अपर नेक्ड हो जाती है। राहा अपनी आंखें मिच लेती है। राहा मुश्किल से ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। यतीक्ष राहा को अपने तरफ पलटता है तो देखता है कि राहा अपने सीने को दोनों हाथों से कवर करके रखी थी। यतीक्ष राहा के सीने से उसके दोनों हाथ हटाकर उसे इंटेंसिटी से देखने लगता है, जिसे राहा नजरें फेर कर आंखें मिच लेती है। वो यतीक्ष के आंखों पर खुद के लिए डिजायर बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। राहा शर्म से इस टेरेस से नीचे कूद जाना चाहती थी। उसका पूरा चेहरा लाल हो चुका था। यतीक्ष जैसे ही राहा के क्लीवेज पर अपना सख्त होंठ रखता है, राहा नजरें फेर कर बोली, प्लीज डोंट, आई कांट टॉलरेट। यतीक्ष राहा के क्लीवेज को अपने होंठों से छूते हुए कहा, नो प्रिंसेस, आई डिड नॉट फोर्स यू। तू खुद मेरे करीब आई थी। एंड नाउ आई हैव लॉस्ट कंट्रोल। यू हैव टू टॉलरेट ऑल दिस। बहुत तड़पा हूं इस पल के लिए, अब और नहीं। आज की रात कयामत की रात होगी। आज की रात मिलन की रात होगी। आज दो जिस्म एक जान होंगे। आज हम एक होंगे फॉरएवर। यू आर ओनली माइन प्रिंसेस। यतीक्ष राहा को अपने गोद में उठा लेता है और उसे बेड के पास ले जाकर उसे बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आकर बेड पैकनी खींच लेता है, जिसे बेड के चारों तरफ पैकनी लग जाते हैं। यतीक्ष राहा के होंठ पर एक सॉफ्ट किस करके उसके कोलरबोन को चूमते हुए उसके बॉसम पर अपना होंठ रखता है। राहा बेडशीट को मुट्ठी में भर लेती है और दूसरे हाथों से यतीक्ष के बाल को मुट्ठी में भर लेती है और आहें भरने लगती है। यतीक्ष राहा के बसम को सक कर रहा था और राहा सिसकियां ले रही थी। राहा की प्यार भरी सिसकियां सुनकर यतीक्ष और बहक रहा था। यतीक्ष के हाथ राहा के लोअर अंडरगारमेंट्स पर जाते हैं, जिसे महसूस करके राहा की सांसें थम जाती है। यतीक्ष राहा के पेट और नेवेल पर किस और बाइट करके नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। राहा की सिसकियां तेज हो जाते हैं। वो अपना पैर बेड पर रगड़ने लगती है और लगातार नामे सर हिलाने लगती है। यतीक्ष राहा के गाल पर किस करके कहा, हे प्रिंसेस, रिलैक्स, कुछ नहीं होगा। यतीक्ष राहा को उसके बचे कूचे कपड़ों से भी उसे आजाद कर देता है और उसे ऊपर नीचे तक इंटेंस नजरों से निहारने लगता है। यतीक्ष राहा के नेवेल पर उंगली फिराते हुए कहा, ओ माय प्रिंसेस, आई एम डाइंग फॉर यू। राहा शर्म से मरे जा रही थी। वो यतीक्ष के नजरों से दूर कहीं जाकर छुप जाना चाहती थी। राहा हिम्मत करके धीरे से आंखें खोलती है और उसकी नजर जैसे ही यतीक्ष की नीली आंखों से मिलती है, यतीक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए अपनी आई विंक करता है। राहा जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लेती है, क्योंकि यतीक्ष अपने पैंट के बेल्ट उतार रहा था। राहा के कान लाल हो गए थे। यतीक्ष राहा के ऊपर आ जाता है और राहा के हाथ को अपने हाथ से इंटरविंक्ट करके बेड पर ब्लॉक कर देता है। यतीक्ष राहा के कान में बेहद नशीली वॉइस में कहा, फील माई प्रेजेंस प्रिंसेस। राहा की आंखें फैल जाती है और उसकी जान उसके मुंह पे आ जाती है। राहा के शॉक्ड रिएक्शन देखकर यतीक्ष मुस्कुरा देता है। यतीक्ष राहा के पैर स्प्रेड करके अपने कमर पर लपेट देता है और उसके माथे पर एक किस करके उसके बॉडी में एंटर करता है। राहा दर्द से जोर से चीख उठती है और उसके आंखों के कोने बहने लगते हैं। उसके नाखून मुलायम गद्दे पर धंसकर टूट जाते हैं और वो तुरंत यतीक्ष के कंधे को पकड़ लेती है। उसके बाद टेरेस के चारों तरफ राहा के सिसकियां गूंजने लगते हैं। राहा बार बार कराह उठती थी। वो एक तरफ झुक गई थी। राहा अपनी आंसू से सनी आंखों से यतीक्ष के आंखों पर झांकते हुए बोली, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, आई कांट टॉलरेट। यतीक्ष राहा के आंखों से आंसू साफ करता है और उसके होंठ पर सॉफ्ट किस करने लगता है। यतीक्ष प्यार से राहा के बॉडी पर मूव कर रहा था।
धीरे धीरे राहा का दर्द कम होने लगता है। राहा के दर्द भरी कराहें प्यार भरी मौन्स में बदल जाते हैं। काली अंधेरी रात में खुले आसमान के नीचे आज दो जिस्म एक हो रहे थे और उन दोनों के मिलन की गवाही आसमान में चमकता चांद दे रहा था। धीरे धीरे सारे कैंडल्स बुझ जाते हैं और एक पल बाद राहा की सिसकियां भी थम जाती है। अगली सुबह चंदा को ढकेलकर कब सूरज ने पूरे आसमान पर कब्जा कर लिया, इसका पता ही नहीं चला। सूरज की रोशनी पैकनी को चीर कर अंदर आने लगी। बेड पर दो जिस्म एक दूसरे से लिपटकर सोए थे। उन दोनों के बदन पर कपड़े नाम पर सिर्फ एक सफेद ब्लैंकेट था। राहा का चेहरा लाल हो गया था। उसके चेहरे पर आंसू के दाग छपे हुए थे, लेकिन चेहरे पर एक अलग तरह के नूर थे, जैसे एक गुलाब की कली अभी अभी खिली हुई हो। और यतीक्ष के चेहरे पर एक अलग तरह के सैटिस्फैक्शन और सुकून था। राहा की नन्ही नहीं मूंदे पलकों में धीरे धीरे हलचल होने लगी। राहा धीरे से आंखें खोली तो यतीक्ष का हैंडसम फेस उसके सामने था। तभी राहा को अपने कमर पर भारीपन महसूस हुआ। राहा सर झुकाकर देखती है तो यतीक्ष उसके कमर पर अपना हाथ लपेट रखा था। राहा कसमसाने लगती है तो दर्द की वजह से उसके मुंह से आहें निकल जाती है। उसका पूरा बदन टूट रहा था, मानो उसके बॉडी में जान ही ना बची हो। उसकी रीढ़ के हड्डी टूटते हुए महसूस हो रहा था। उसके लंबे बाल बिखरकर बेड पर फैले हुए थे। सूजे हुए होंठ और ब्लैंकेट के बाहर उसके बॉडी जितने भी दिख रहे थे लव बाइट से भरे हुए थे। राहा मुंह बनाकर यतीक्ष को बुरी तरह से घूरने लगती है और अपने मन में कोसते हुए बोली, मेरे बदन के सारे खून चूसने के बाद ये वैम्पायर कैसे सुकून से सो रहे हैं। डेविल, मॉन्स्टर, हवसी, हवस के पुजारी। यतीक्ष आंखें बंद करके कहा, ऐसे घूर मत प्रिंसेस, मैं अब भी मूड में हूँ। तेरे साथ वो सब कुछ फिर से कर सकता हूँ। कल रात के बात याद करके राहा शर्म से पलके झुका लेती है। फिर अपने शर्म को छुपाने के लिए गुस्से से बोली, आप जगे हुए हैं? यतीक्ष तिरछा मुस्कुराकर राहा के सीने में अपना चेहरे छुपा लेता है। राहा यतीक्ष को घूरते हुए बोली, लीव मी। यतीक्ष राहा के चेहरे को देखते हुए कहा, प्रिंसेस योर हबी वांट अ मॉर्निंग किस। राहा हैरानी से बोली, आप हटिए हमारे ऊपर से, हमें फ्रेश होना है, हमने ब्रश भी नहीं किया। यतीक्ष राहा के फूले हुए गाल पर किस कर देता है, जिसे राहा की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। यतीक्ष राहा के चेहरे पर आ रहे बालों की लटों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, तुझे क्या लगा मुझे लिप्स किस चाहिए? वेल प्रिंसेस, तेरी सोच वाइल्ड और थॉट्स डर्टी होते जा रहे हैं। यतीक्ष राहा के चेस्ट पर जोर से बाइट करता है, जिसे राहा के मुंह से आहें निकल जाते हैं। वो चिल्लाते हुए बोली, वैम्पायरर। यतीक्ष नॉटी तरीके से कहा, वेल हाउ इज योर बर्थडे गिफ्ट? उर्फ हाउ इज लास्ट नाइट प्रिंसेस। राहा ब्लश करते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ कर देती है। तभी यतीक्ष का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। यतीक्ष साइड में रखे फोन उठाकर उस पर फ्लैश हो रहे नंबर देखता है और तुरंत कॉल कट कर देता है। राहा यतीक्ष को देखकर मासूमियत से बोली, आपने कॉल काट क्यों दिया? कौन है? यतीक्ष खड़े होकर अपने कपड़े पहनते हुए कहा, तेरी सौतन। राहा का चेहरा सुर्ख पड़ जाता है। वो यतीक्ष से नजरें फेर कर बोली, शेमलेस। यतीक्ष राहा के तरफ झुककर कहा, ओनली फॉर यू प्रिंसेस। यतीक्ष राहा को उसी तरह ब्लैंकेट से लिपटाकर अपने गोद में उठाते हुए कहा, लेट्स गो प्रिंसेस। तभी राहा और यतीक्ष की नजर एक साथ बिस्तर पर जाती है। बिस्तर लाल हो गया था, उस पर खून के धब्बे थे। इवेन राहा ने जो ब्लैंकेट ओढ़ रखी थी उस पर भी जगह जगह खून के धब्बे लगे हुए थे। यतीक्ष के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। राहा यतीक्ष से नजरें नहीं मिला पा रही थी, इसीलिए वो पलके झुका लेती है। यतीक्ष राहा को रूम में लाकर उसे किंग साइज बेड पर लिटा देता है और अपना मोबाइल उठाकर कहा, ILL बैक प्रिंसेस। यतीक्ष वहां से सीधा बालकनी में चला जाता है। यतीक्ष के जाने के बाद राहा के मोबाइल पर एक कॉल आता है। राहा मोबाइल उठाकर देखती है तो उस पर तिहू नाम फ्लैश हो रहा था।
राहा कॉल पिक करके अपने कान में लगा देती है। उधर से तीहू की आवाज आई, गुड मॉर्निंग मेरी सुपर क्यूट भाभी जी। राहा थकी थकी सी आवाज में बोली, वेरी गुड मॉर्निंग तीहू। तीहू एक्साइटमेंट में बोली, हाउ वाज लास्ट नाइट? भाई ने आपको ज्यादा तंग तो नहीं किया ना? तीहू के स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से राहा हड़बड़ा जाती है। राहा हड़बड़ा कर बोली, ऐसी कोई बात नहीं है, हमने बस बर्थडे सेलिब्रेट किया। तीहू बोली, ओहो भाभी, आपकी आवाज से ही पता चल रहा है कि आप दोनों ने कितने शिद्दत से बर्थडे सेलिब्रेट उर्फ कल रात को सेलिब्रेट किया है। लगता है भाई ने पूरे शिद्दत से कल रात आपको प्यार किया है। राहा ब्लश करने लगती है। वो थोड़े गुस्से से बोली, शट अप तीहू, मैं आपकी भाभी हूँ। आपको शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बातें करते हुए? तीहू बेफिक्र से बोली, भाभी है इसीलिए तो चिढ़ा रही हूँ मेरी क्यूटी भाभी जी। राहा बोली, तो जाकर अपने भाई को चिढ़ाइए ना, हमें परेशान मत कीजिए। तीहू बोली, भाभी आप मुझे मरवाना चाहते हैं क्या? फिर नॉटी वे में बोली, वैसे भाई के प्यार का असर हो रहा है। राहा गुस्से से बोली, शट अप तीहू, और कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। इधर बालकॉनी में यतीक्ष अपने फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके एक हाथ में सिगार था, जिसके वो कसे ले रहा था। उधर से आवाज आई, बॉस वो इंडिया वापस आ चुका है। यतीक्ष डेविल स्माइल करके सिगरेट के कस लेते हुए कहा, वो हो मुझे तो लगा था वो अपने टूटे दिल का मातम मना रहा होगा। वेल नजर रखो उस पर। उधर से आवाज आई, बॉस हमने पता लगाया तो पता चला है कि वो यंग मैडम पर अटैक करने वाला है, लेकिन कब, कहाँ, कैसे अभी तक पता नहीं चला। यतीक्ष का चेहरा डार्क हो जाता है और उसकी पकड़ फोन पर कस जाते हैं। यतीक्ष सर्द आवाज में कहा, मेरी क्वीन को प्रोटेक्ट करने के लिए अब मैं हूँ, बट मुझे उसके एक एक सेकंड के इन्फॉर्मेशन चाहिए। गॉट इट। उधर से आवाज आई, ओके बॉस। यतीक्ष कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और बालकॉनी से रूम में आ जाता है। रूम का नजारा देखकर यतीक्ष गुस्से से अपने हथेलियों की मुट्ठी भींच लेता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, व्हाट द हेल आर यू डूइंग देयर प्रिंसेस? राहा वॉशरूम के दरवाजे के पास फर्श पर बुरी तरह से पड़ी हुई थी और अपने कमर को धीरे धीरे सहला रही थी। राहा दर्द भरी आवाज में बोली, हमें वॉशरूम जाना था, लेकिन चक्कर आने की वजह से हम लड़खड़ाकर गिर गए। राहा फिर गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, वाह, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे। इस वक्त आप हमें डांट रहे हैं। एक तो हमारी ऐसी हालत कर दिया कि आपकी वजह से हम खड़े भी नहीं हो पा रहे। हमारा पूरा बदन टूट रहा है। यतीक्ष अपना हाथ बांधकर वॉल से टिककर खड़ा हो जाता है और अपना सर टेढ़ा करके तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, वेल प्रिंसेस, मैंने तो पहले से कहा था तुझे चलने फिरने के लायक नहीं छोड़ूंगा, बट तू तो खड़ी भी नहीं हो पा रही। राहा गुस्से से बोली, यू आर इम्पॉसिबल मिस्टर रायजादा। मैं यहाँ फर्श पर पड़ी हुई हूँ और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मॉन्स्टर, अब हम वॉशरूम कैसे जाएंगे? यतीक्ष राहा को अपने गोद में उठाकर आई विंक करके कहा, लेट्स टेक अ शावर टुगेदर प्रिंसेस। राहा हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों को और बड़ी बड़ी करके बोली, व्हाट दी फज? आप हमारे बारे में भी तो सोचिए। हम कैसे आपको टॉलरेट करेंगे? अगर हमें पहले से पता होता कि आप ऐसा करने वाले हैं, तो हम कभी ये कदम नहीं उठाते। यतीक्ष घूर कर राहा को देखते हुए कहा, वेल प्रिंसेस, कदम उठा लिया है तो भुगतना तो पड़ेगा। राहा हैरानी से बोली, नो मिस्टर रायजादा। यतीक्ष वॉशरूम के अंदर चला जाता है और अपने पैर से डोर बंद कर देता है। थोड़ी देर बाद यतीक्ष राहा को अपने गोद में लिए वॉशरूम से बाहर आता है। राहा इस वक्त नेकेड थी और यतीक्ष अपने कमर पर एक टॉवल लपेट रखा था। राहा यतीक्ष के बाहों में झूल गई थी। वो अब हिलने डुलने की हालात में भी नहीं थी। यतीक्ष राहा को बेड पर लिटा देता है और उसे ब्लैंकेट से कवर कर लेता है। राहा की आंखें बार बार झेंप रही थी। वो धीमी आवाज में बोली, आप बहुत 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 बुरे हैं। यतीक्ष बोला, आई नो प्रिंसेस, और उसके गाल पे किस कर देता है। तभी कोई डोर पर नोक करता है। यतीक्ष डोर ओपन करता है तो सामने एक मेड खाने की ट्रॉली लेके खड़ी थी।
यतीक्ष ट्रॉली लेकर डोर बंद कर देता है और ट्रॉली से खाने की प्लेट्स निकालकर राहा को खिलाने लगता है। राहा आंखें बंद करके खाना खा रही थी। यतीक्ष राहा को खाना खिलाने के बाद उसके होंठ को टिश्यू से साफ करता है और वहां से क्लोसेट रूम में चला जाता है। यतीक्ष एक ब्लू कलर के वी नेक टी शर्ट और उस पर ब्लैक जैकेट और ब्लैक पैंट पहने बाहर आता है। यतीक्ष मिरर के सामने खड़ा हो जाता है और अपना बाल सेट करने लगता है। अपने कलाई पर वॉच बांधकर अपना मोबाइल उठाता है और अपने पॉकेट में रखता है। यतीक्ष के चेहरे पर इस वक्त कोई इमोशंस नहीं था। यतीक्ष पलटकर राहा को देखता है, जो अपनी टिमटिमाती आंखों से उसे ही देख रही थी। बहुत देर राहा के चेहरे को देखने के बाद यतीक्ष झुककर उसके होंठ पर एक सॉफ्ट किस करता है और कहा, "यू नीड कंप्लीट बेडरेस्ट प्रिंसेस।" राहा धीमी आवाज में बोली, "आप कहीं जा रहे हैं?" यतीक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, "हूँ, एक छोटा सा काम है प्रिंसेस।" राहा पलके झुकाकर बोली, "जाना जरूरी है क्या?" यतीक्ष राहा के बाल को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, "या, इट्स इम्पॉर्टेंट प्रिंसेस।" फिर रूम के लाइट ऑफ करते हुए कहा, "टेक रेस्ट प्रिंसेस।" और रूम का डोर लॉक करके वहां से चला जाता है। यतीक्ष के जाने के बाद राहा एक पिलो उठाती है और अपने सीने से लगाकर यतीक्ष के हरकतों के बारे में सोचने लगती है, जिसे सोचकर राहा ब्लश करने लगती है। राहा बुदबुदाते हुए बोली, "हफ्सी कही का, पहले रात भर किया, फिर वॉशरूम में भी किया, मॉन्स्टर।" राहा अपने सर को झटक कर उस पिलों को कडिंग करके सो जाती है। आज राहा अपना सब कुछ यतीक्ष को सौंप दिया था और अब यतीक्ष ही उसका सब कुछ था। शाम के वक्त राहा की नींद शाम को खुलती है। राहा देखती है कि यतीक्ष अभी तक नहीं आया था। राहा उबासी लेते हुए वॉशरूम में चली जाती है और एक ढीली ढाली सी प्लेजो सूट पहनकर बाहर आती है। राहा अच्छे से चल भी नहीं पा रही थी और इस बीच न जाने वो यतीक्ष को कितनी बार कोस चुकी थी। राहा वहां से नीचे चली आती है और पार्किंग एरिया की तरफ चल देती है, जहां पहले से एक ड्राइवर उसका इंतजार कर रहा था। राहा को देखते ही वो ड्राइवर अपना सर झुका लेता है और कार के डोर ओपन करता है। राहा कार में बैठते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यतीक्ष ने उसे फार्म हाउस से पैलेस वापस जाने को कहा था। तभी राहा का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। राहा अपना मोबाइल देखती है तो उस पर गंदे इंसान नाम फ्लैश हो रहा था। राहा कॉल पिक करती है। तभी उधर से एक कोल्ड वॉइस आई, "हे प्रिंसेस, मैं यतीक्ष बोल रहा हूँ।" राहा घूर कर मोबाइल को देखती है और बोली, "हाँ, वेरी फनी आदि भैया।" आदित्य हंसते हुए कहा, "ओहो, भाभी पहचान गई।" राहा बोली, "कॉल क्यों किया? और उनका मोबाइल आपके पास कैसे?" आदित्य नॉटी वे में कहा, "कॉल इसीलिए किया क्योंकि मेरे भाई जो है ना, आपको बहुत मिस कर रहे हैं। क्या हालात बना दिया यार भाभी आपने मेरे भाई का।" राहा मुस्कुरा देती है। तभी उसकी नज़र सामने जाती है, जिसे देखकर हैरानी से उसकी आंखें फैल जाती है। राहा चिल्लाते हुए बोली, "भैया ब्रेक लगाइए।" ड्राइवर बार बार ब्रेक लगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहा था। ड्राइवर टेंशन में आ गया था। ड्राइवर बोला, "मैडम ब्रेक नहीं लग रहा, ब्रेक फेल हो चुका है।" सामने से एक बड़े से ट्रक फुल स्पीड में उनके कार की तरफ बढ़ रहा था। उधर से आदित्य के तेज आवाज आई, "हेलो भाभी।" "हेलो, क्या हुआ है भाभी?" ड्राइवर और राहा हैरानी से आगे की तरफ देख ही रहे थे कि वो ट्रक आकर एक झटके में कार को टक्कर मारता है। राहा की एक जोरदार चीख निकल जाती है, "आह है।" कार 3 बार पलटकर धड़ाम के आवाज के साथ रास्ते के बीचों बीच गिरती है और कार टुकड़े टुकड़े हो जाती है और चारों तरफ धुआं फैल जाते हैं। करीब 5 सेकंड बाद अचानक से वो कार ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ आग फैल जाती है और उसके साथ साथ आदित्य के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिरता है और वो धम से घुटनों पर बैठ जाता है। मुंबई, इंडिया, शाम का वक्त। कार 3 बार पलटकर धड़ाम के आवाज के साथ रास्ते के बीचों बीच गिरती है और कार टुकड़े टुकड़े हो जाती है और चारों तरफ धुआं फैल जाते हैं। करीब 5 सेकंड बाद
अचानक से वो कार ब्लास्ट हो जाता है और चारों तरफ आग फैल जाती है और उसके साथ साथ आदित्य के हाथ से मोबाइल छूटकर फर्श पर गिरता है और वो धम से घुटनों पर बैठ जाता है। इधर एक्सप्लोजन साइट पर पुलिस फोर्स लग चुके थे। लोगों के बीच में तहलका मचा हुआ था। मीडिया, रिपोर्टर्स सब वहां पर हाजिर हो चुके थे। चारों तरफ आग फैली हुई थी, जिस वजह से उस एरिया के आसपास एक बाउंड्री सेट करके उस एरिया को सिक्योर किया गया था। पुलिस फोर्स अपने ड्यूटी पर लगे हुए थे। उस एरिया से उन्हें 3 डेड बॉडी मिली थी, जो पूरी तरह से जली हुई थी। पुलिस तुरंत एम्बुलेंस बुलाकर उन डेड बॉडीज को हॉस्पिटल भेज दिया था और उस जगह को मार्किंग किया गया था। थोड़ी देर बाद यतीक्ष, आहान और आदित्य तीनों एक साथ मुंबई के सिटी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं। वो तीनों सिटी हॉस्पिटल के मॉर्चरी रूम के सामने खड़े थे, जहां उस तीनों डेड बॉडीज को आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा गया था। उन तीनों के बगल में एक डॉक्टर खड़ा था। वो डॉक्टर यतीक्ष की तरफ देखकर कहा, मिस्टर रायजादा, आप इतना श्योर कैसे हो सकते हैं कि इन तीनों डेड बॉडीज में से एक मिसेज रायजादा की डेड बॉडी है? यतीक्ष की नीली आंखें लाल हो चुकी थी। वो गुस्से से अपने गर्दन पर हाथ फेरता है और झट से डॉक्टर के कॉलर पकड़ लेता है। यतीक्ष चिल्लाते हुए कहा, शट योर फकिंग माउथ अप, वरना अगले 5 मिनट्स में तेरी डेड बॉडी इस मॉर्चरी रूम के बेड पर होगी। डर से वो डॉक्टर पसीने से लथपथ हो चुका था। यतीक्ष उसके कलर को और टाइट से पकड़कर अपने तरफ खींचता है और उसके आंखों में देखते हुए कहा, यू थिंक वी री हियर टू आंसर योर फकिंग क्वेश्चंस? वो डॉक्टर डर से सर से पैर तक कांप रहा था, क्योंकि यतीक्ष का ऑरा इस वक्त हद से ज्यादा खतरनाक हो चुका था। वो डॉक्टर हकलाते हुए कहा, सो सॉरी सर। वो डॉक्टर तुरंत मॉर्चरी रूम का डोर ओपन कर देता है। यतीक्ष गुस्से से गन निकालता है और गन लोड करके उस डॉक्टर के सर पर पॉइंट करता है। यतीक्ष खतरनाक टोन में कहा, ये बात बाहर नहीं जाने चाहिए, ना मीडिया तक, ना पुलिस तक। वो डॉक्टर डरते हुए कहा, नहीं जाएगी सर। मान लीजिए कि इस बाकी के 2 डेड बॉडीज की तरह मुझे इस डेड बॉडी के भी आइडेंटिफिकेशन नहीं पता। यतीक्ष, आहान और आदित्य तीनों मॉर्चरी रूम के अंदर चले जाते हैं और वो डॉक्टर भी उनके पीछे पीछे चला जाता है। मॉर्चरी में पहले से कई सारे लाश मौजूद थे, जिनमें से ये पहचान पाना मुश्किल था कि राहा की डेड बॉडी कौन सी है। तभी वो डॉक्टर जाकर एक डिसेक्शन टेबल के पास खड़े होकर कहा, सर, एक्सप्लोजन साइट से 3 डेड बॉडीज मिली है। उनमें से यही एक बॉडी है, जो कि एक लेडी की है। आहान और आदित्य दोनों के पैर लड़खड़ा रहे थे। वो दोनों कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। ऐसा नहीं था कि उन दोनों ने डेड बॉडी नहीं देखा था, लेकिन इस बार बात उनकी छोटी सी भाभी की थी। एक पल के लिए तो यतीक्ष का दिल भी धकसा रह जाता है। वो तीनों उस बॉडी को ऊपर से नीचे तक देख रहे थे। उस बॉडी एक वाइट ब्लैंकेट से सर से पैर तक कवर किया गया था। किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो ब्लैंकेट हटाकर उसके अंदर का चेहरा देखे। यतीक्ष मुश्किल से अपना हाथ आगे बढ़ाया और धीरे से उस ब्लैंकेट को उस बॉडी के सर से हटा दिया। यतीक्ष की नज़र जैसे ही उस चेहरे पर पड़ी, उसने तुरंत अपना सर पीछे कर लिया और अपनी आंखें मिच ली। उसके हथेलियों की मुट्ठी कस गई थी। इधर आहान और आदित्य का भी यही हाल था। वो दोनों नजरें फेर कर आंखें बंद करके खड़े थे, क्योंकि सामने जो बॉडी थी वो पूरी तरह से जली हुई थी। उसका चेहरा जल गया था, इतना कि उसका चेहरा पहचान पाना भी नामुमकिन था। उस बॉडी से एक अजीब तरह के जलने की बू आ रही थी। आदित्य जैसे ही उस बॉडी को देखा, वहीं पर धम से घुटनों के बल बैठ गया और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगा। आहान भी उस बॉडी से नजरें फेर कर अपने निचले होंठ को दांतों तले दबाकर रो रहा था। इधर यतीक्ष अपलक उस जले हुए चेहरे को निहार रहा था। वो वहीं पर जैसे जम गया था। एक पल में ही उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उसकी छोटी सी प्रिंसेस, जो आज सुबह नखरे कर रही थी, यतीक्ष से लड़ रही थी, गुस्सा कर रही थी, अब उसके पास नहीं थी। उसके सामने तो थी, लेकिन सांस लेना छोड़ दिया था। आहान
और आदित्य अब और वहां रहना बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। आहान मुश्किल से आदित्य को संभाल कर खड़ा करता है और एक नज़र यतीक्ष की तरफ देखता है, जो बुद्ध बनकर खड़ा था। आहान मुश्किल से आदित्य को संभालकर माचुरी से बाहर ले जाता है। राहा का जला हुआ छोटे छोटे हाथ ब्लैंकेट से बाहर दिख रहे थे, जिस हाथ से कल रात उसने यतीक्ष के चेहरे को प्यार से थामा था। उस पल को याद करके यतीक्ष के आंखों से आंसू की एक बूंद लुढ़ककर राहा के हाथ में गिरते हैं। यतीक्ष अपना हाथ बढ़ाकर राहा के नन्हे हाथ को पकड़ना चाहा तो बीच में ही डॉक्टर बोला, सॉरी सर, लेकिन आप बॉडी को छू नहीं सकते, ये पूरी तरह से जली हुई है। अचानक से यतीक्ष का चेहरा डार्क हो जाता है और वो अपने हाथों की मुट्ठी बना लेता है। वो अंदर से जल रहा था। तभी यतीक्ष का मोबाइल वाइब्रेट होने लगता है। यतीक्ष अपने पैंट के पॉकेट से मोबाइल निकाल कर देखता है तो उस पर प्राइवेट नंबर फ्लैश हो रहा था। यतीक्ष कॉल पिक करके मोबाइल अपने कान पर लगाता है। शायद वो समझ गया था कि ये किसका कॉल होगा। तभी उधर से किसी के शैतानी मुस्कुराहट की आवाज आई। वो जोर जोर से ठहाका मार मार कर हंस रहा था। यतीक्ष की पकड़ उसके मोबाइल पे कस जाती है। उधर से एक आदमी की गंभीर आवाज आई, ए यतीक्ष, गड़े मुर्दे उखाड़ कर क्या हासिल कर लेगा रे? यतीक्ष आंखें बंद करके दांत पीसते हुए कहा, हु द हेल आर यू? व्हाट यू वांट? व्हाई डिड यू किल माई प्रिंसेस? उधर से एक शैतानी आवाज आई, नो 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 डार्लिंग, आई डोंट वांट एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो लौटाना चाहता हूँ जो तूने दिया है, वो भी इंटरेस्ट के साथ। और रही बात हु एम आई, तो तेरे लोकेशन तो दूर दूर तक फैले हुए हैं ना। लगा ले मेरा पता, ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले अपनी बीवी के कातिल को। वैसे कैसा लग रहा है डार्लिंग, अपनी प्रिंसेस उर्फ स्वर्गवासी प्रिंसेस को इस हालात में देखकर? फिर शैतानी मुस्कान लिए कहा, बीवी पर मर्दानगी तो हर मर्द दिखाता है। अगर असली मर्द है तो अपनी मरी हुई बीवी को वापस जिंदा करके दिखा, वरना दुनिया के सामने खुद को नामर्द ऐलान कर देना। यतीक्ष इस वक्त खूंखार शेर लग रहा था। उसकी आंखें आंग उगल रहे थे। यतीक्ष अपने गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, हुएवर फकिंग ब्लडी यू आर, तुझे मरना ही होगा। मेरी प्रिंसेस के जिस्म से निकले एक एक बूंद खून की कीमत तुझे अपने खून से चुकानी होगी। मरेगा तू, कुत्तों की मौत मरेगा। तेरी मौत इतनी बेदर्द होगी कि तुझे अपने जन्म लेने पर अफसोस होगा। लेट द रेस बिगिन। यतीक्ष कॉल डिस्कनेक्ट करके गुस्से से अपना मोबाइल जैसे ही पटकने वाला था, कुछ सोचकर रुक जाता है और मोबाइल को पॉकेट में रखता है। फिर एक नज़र उस डेड बॉडी की तरफ देखता है। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशंस नहीं थे। उसे देखकर ये समझ पाना मुश्किल था कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है। यतीक्ष ब्लैंकेट से उस जले हुए चेहरे को कवर करके मर्चुरी से बाहर चला जाता है। आहान और आदित्य इस वक्त एक दूसरे को गले लगाए हुए थे। आदित्य बच्चों की तरह रो रहा था और आहान उसके सर को सहला रहा था। यतीक्ष को वहां से जाते हुए देखकर आहान पीछे से कहा, भाई। यतीक्ष बिना पीछे मुड़े अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, लीव मी अलोन, और कार में बैठकर हवा को चीरते हुए वहां से चला जाता है। इधर आहान आदित्य को बेंच पर बिठाकर उसे पानी पिलाता है और मोबाइल निकालते हुए कहा, आदि घर में सबको बताना पड़ेगा। इधर रायजादा पैलेस में दादा, दादी और स्वामिनी जी हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। आज हर चैनल पर शहर में हुई कार एक्सीडेंट और ब्लास्ट के न्यूज़ चल रहा था। ये न्यूज़ आग की तरह पूरे शहर में फैल रहा था। उस न्यूज़ को देखकर स्वामिनी जी नम आंखों से बोले, माँ जी देखिए ना, पूरा कार बुरी तरह से जले हुए हैं। पता नहीं उस कार के अंदर कितने लोग होंगे। दादी जी नम आंखों से हाथ जोड़कर बोले, होनी को कौन टाल सकता है, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। तभी स्वामिनी जी के मोबाइल पर एक कॉल आता है। स्वामिनी जी जल्दी से कॉल आंसर करते हुए बोले, आहान आप कहाँ हैं? यतीक्ष भी फोन नहीं उठा रहे। आपको पता है ना शहर में कितना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। आप यतीक्ष और आदि को लेकर जल्दी से घर आ जाइए। तभी आहान के रोते हुए आवाज आई, मॉम,
स्वामिनी जी हैरानी से बोले, आहान आप रो रहे हो? आहान रूंधे गले से कहा, मॉम, वो भाभी। स्वामिनी जी बोले, क्या हुआ मेरी बच्ची को? वो ठीक तो है ना? आहान मुश्किल से हिम्मत जुटाकर कहा, मॉम भाभी नहीं रही। जो कार ब्लास्ट हुआ है, वो भाभी की कार थी। ये सुनकर तो स्वामिनी जी के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उनके हाथ से भी मोबाइल छूट जाता है और वो सन्न रह जाते हैं। इधर यतीक्ष अपने आंखों में अंगारे लिए हवा में कार को उड़ा रहा था। एक सुनसान रास्ता देखकर एक जोर के ब्रेक के साथ कार रोकता है और कार के स्टीयरिंग पर अपना सर रख देता है। तभी अचानक से आसमान में बिजली कड़क कर जोरों से बारिश होने लगती है। यतीक्ष मुश्किल से कार से बाहर निकलता है और बारिश में भीगने लगती है। तभी उसकी नजर सामने जाती है, जिसे देखकर उसकी आंखें फैल जाती है। सामने राहा यतीक्ष से थोड़े दूर खड़ी होकर मुस्कुरा रही थी। राहा अपनी स्वीट सी आवाज में बोली, गंदे इंसान, जब हम बुलाते तो आप बाहर नहीं आते, और आज बिन बुलाए बाहर आकर भीग रहे हैं। राहा बारिश में फुदक रही थी और अपना दोनों हाथ फैलाकर गोल गोल घूम रही थी। यतीक्ष के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है। वो तुरंत राहा के पास जाता है और उसे कमर से पकड़कर खुद से चिपका देता है, जिसे राहा शर्माते हुए अपना सर झुका लेती है। यतीक्ष राहा के छोटे से चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर उसके सॉफ्ट लिप्स पर अपना लिप्स रख देता है। तभी यतीक्ष सेंस में आता है। वो हैरानी से चारों तरफ देखता है। ना राहा वहां थी और ना ही बारिश हो रही थी। ये तो बस उसके इल्यूजन थे। यतीक्ष वही रास्ते के बीचों बीच घुटनों पर बैठ जाता है और अपना सर पकड़ लेता है। यतीक्ष सर झुकाकर चिल्लाते हुए कहा, प्रिंसेसेस, काश वो अपनी प्रिंसेस को छोड़कर गया ही ना होता। काश वो अपनी प्रिंसेस को फार्म हाउस से पैलेस जाने को ना कहा होता, तो आज उसकी छोटी सी प्रिंसेस उसके साथ उसके पास होती। यतीक्ष आसमान की ओर देखकर चीखते हुए कहा, भगवान नफरत है मुझे तुझसे। इतनी नफरत की याद रखना वो दिन, जिस दिन मेरी मौत होगी, क्योंकि उस दिन वहां आकर तुझसे अपने सारे हिसाब बराबर करूंगा। हर बीतते पल के साथ तेरे लिए मेरी नफरत बढ़ती जा रही है। शुक्र मना कि तेरी और मेरी दुनिया अलग है, वरना पछतावा होता तुझे यतीक्ष सिन्हा रायजादा से बैर करने का। यतीक्ष खड़ा होता है और एक जोरदार पंच कार के विंडो पर मारता है, जिसे विंडो के शीशे टूटकर चूर चूर हो जाते हैं और उसके साथ यतीक्ष के हाथ से खून बहने लगता है। इधर हॉस्पिटल में आहान और आदित्य बैठे ही थे कि वो डॉक्टर आकर बोला, सर अगर कोई आपके घर वाले बॉडी को देखना चाहते हैं तो तुरंत बुला लीजिए, वरना हम पोस्टमार्टम के प्रोसीजर स्टार्ट कर देंगे। आहान गुस्से से खड़ा होकर सीधा उस डॉक्टर के गला पकड़कर कहा, बॉडी पूरी तरह से जली हुई है और तुझे पोस्टमार्टम करना है। मेरी भाभी की बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके काटेगा। चुपचाप निकल यहाँ से, वरना तेरी बॉडी की पोस्टमार्टम स्टार्ट कर दूंगा। आहान के गला पकड़ने से वो डॉक्टर जोर जोर से खांस रहा था। वो डॉक्टर खांसते हुए कहा, सर बॉडी के पोस्टमार्टम करना जरूरी है, क्योंकि इस केस में पुलिस इन्वॉल्व है। आहान गुस्से से उस डॉक्टर को देखते हुए झट से उसका गला छोड़ देता है। इधर रायजादा पैलेस में स्वामिनी जी फर्श पर बैठे थे और बिलख बिलख कर रो रहे थे। दादी जी उनके पास बैठकर उन्हें संभाल रहे थे। स्वामिनी जी चिंखते हुए अपने दोनों हाथ देखकर बोले, इतनी सी थी मेरी बच्ची जब मेरे गोद में आई थी, और आज सब कुछ बिखर गया है, सब कुछ तबाह हो गया। मेरी बच्ची हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली गई। स्वामिनी जी का गला रूंध आया था और दादी जी उनके सर को अपने सीने से लगाकर उनके पीठ सहला रहे थे। तभी वहां किसी के कदमों की आहट आती है। सभी दरवाजे की तरफ देखते हैं तो बाहर से यतीक्ष अंदर आ रहा था। उसके हाथ से लगातार खून बह रहे थे। यतीक्ष को देखते ही स्वामिनी जी खड़े होते हैं और दौड़ते हुए उसके पास आ जाते हैं। स्वामिनी जी गुस्से से यतीक्ष के कॉलर को दोनों हाथों से पकड़कर झंझोड़ते हुए बोले, यतीक्ष आपने कहा था ना, आप मेरी बच्ची को कुछ नहीं होने दोगे, हमेशा उसका ख्याल रखोगे। आपके सामने ये सब कुछ हो गया और आपने क्यों कुछ नहीं किया?
यतीक्ष अपनी माँ को अपने सीने से लगाकर उनके सर सहलाने लगता है और स्वामिनी जी फपक फपक कर रोने लगते हैं। यतीक्ष फिर स्वामिनी जी से अलग होकर ऊपर चला जाता है। यतीक्ष अपने रूम में आकर एक जोरदार लात सोफे पर मारता है और रूम के हर चीज को उठा उठाकर पटकने लगता है। यतीक्ष एक चेयर उठाकर दीवार पर मारता है, जिसे उस शीशे की दीवार टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। यतीक्ष वाइन शेल्फ में जाकर वाइन के एक बॉटल उठाता है और एक सांस में ही पूरे बॉटल गटक जाता है और उस बॉटल को फर्श पर फोड़ देता है। उस वाइन शेल्फ में जितने भी बॉटल्स थे, यतीक्ष एक एक करके फर्श पर फोड़ने लगता है और लाइटर जलाकर बार में फेंक देता है, जिसे पूरे बार में आग फैल जाती है। यतीक्ष के सीने में इस वक्त आग दहक रहे थे, एक ऐसी आग जो पूरी दुनिया को जलाकर राख कर दे। यतीक्ष वहां से स्टडी रूम में चला जाता है। वहां पर टंगे राहा के बड़े से तस्वीर को उतारकर नीचे रखता है और उस तस्वीर के ऊपर लेटकर राहा के चेहरे को सहलाने लगता है। उसे कल रात के एक एक पल याद आ रहे थे, जिस पल वो राहा के साथ जिया था। कल ही तो उनकी जिंदगी शुरू हुई थी और आज सब कुछ खत्म। उसका पहली बार राहा को गोद में उठाना, फिर नासिक में मिलना, फिर जबरदस्ती शादी, सुहागरात पर राहा का गुस्सा और कल रात उन दोनों का एक होना, हर वो पल यतीक्ष के जहन में घूम रहे थे। कल रात की यादों को शायद ही यतीक्ष कभी अपनी जिंदगी में भूल पाए। यतीक्ष प्यार से उस तस्वीर में राहा के होंठ को चूम लेता है और धीमी आवाज में कहा, माय प्रिंसेस। कुकी का अपार्टमेंट। कुकी इस वक्त बेड पर बैठी हुई थी और किसी से फोन पर बात कर रही थी। कुकी बोली, हेलो आस्विक, मेरा माचो मंकी कैसा है? आज कीमोथेरेपी किया? उधर से आस्विक की आवाज आई, ऑफ कोर्स मिस कुकी, मंकी का कीमोथेरेपी भी हो चुका है, वो बिल्कुल ठीक है, डोंट वरी। कुकी के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। कुकी बोली, थैंक यू आस्विक। तभी कुकी के अपार्टमेंट का डोरबेल बजता है, जिसे सुनकर कुकी बोली, ठीक है आस्विक, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। कुकी कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल साइड में रखती है और डोर के पास चली जाती है। कुकी जैसे ही डोर ओपन करती है, सामने खड़े इंसान को देखकर उसकी आंखें फैल जाती है। कुकी हैरानी से बोली, आहान सर आप यहाँ? सामने आहान खड़ा था और कुकी को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था। इन 1 महीनों में कुकी ऑफिस तो जा रही थी, लेकिन चुपचाप अपना काम करके वापस चली आती थी। वो आहान के सामने भी बहुत कम आया करती थी। आहान भी अपने काम में बिजी हो गया था। आहान कुकी को देखते हुए उसके तरफ बढ़ने लगता है, जिसे कुकी डरते हुए पीछे होने लगती है। कुकी डरते हुए बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं सर? चले जाइए यहाँ से, वरना मैं पुलिस को कॉल करूंगी। आहान रूम में आकर डोर लॉक कर देता है, जिसे देखकर कुकी चिल्लाते हुए बोली, आहान सर आप ये सही नहीं कर रहे हैं। अगर आप यहाँ अपनी नीड कंप्लीट करने आए हैं, तो मैं आपकी ज़रूरतें नहीं पूरी करने वाली। कुकी तुरंत मोबाइल उठाकर पुलिस को कॉल करने लगती है, लेकिन उससे पहले ही आहान कुकी के हाथ से मोबाइल छुड़ाकर साइड में फेंक देता है। कुकी गुस्से से आहान को पीछे धक्का देकर वहां से दौड़ते हुए डोर के पास जाती है और डोर अनलॉक करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन आहान उसे झट से अपने गोद में उठा लेता है, जिसे कुकी और डरने लगती है और अपना हाथ पैर चलाने लगती है। कुकी के आंखों से आंसू आ गए। कुकी छटपटाते हुए बोली, मैं आपकी होर या रखैल नहीं हूँ कि आपके जब मर्जी चाहे आप मुझे अपने बिस्तर पर घसीटते हुए ले जाएंगे आहान सर। आहान गुस्से से कुकी को बेड पर फेंक देता है और चिल्लाते हुए कहा, चुप, एकदम चुप, अगर एक भी शब्द और बोला तो जुबान खींच लूंगा। कुकी डरते हुए ब्लैंकेट उठाकर खुद को कवर कर लेती है और सिकुड़कर बैठ जाती है। आहान झट से ब्लैंकेट खींचकर दूर फेंक देता है। कुकी जैसे ही कुछ बोलने वाली थी, उसके होंठ पर उंगली रखकर कहा, SHHHHH। आहान कुकी को खड़ा करता है और उसके सामने घुटनों पर बैठ जाता है। कुकी हैरानी से आहान को देख रही थी। आहान तुरंत कुकी के पेट पर लिपट जाता है
और अपने दोनों हाथों से उसके कमर को जोर से पकड़ लेता है। आहान धीमी आवाज में कहा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ अपनी नीड कंप्लीट करने नहीं आया, ना ही तुम्हारे फायदा उठाने आया हूँ, और ना ही मैं नशे में हूँ। कुकी सन्न होकर खड़ी थी। आहान कुकी के पेट से अपना चेहरा हटाकर उसे देखते हुए कहा, बस ऐसे ही रहने दो थोड़ी देर, मैं कुछ नहीं कर रहा तुम्हारे साथ। और बच्चों से उसके पेट पर लिपट जाता है। आहान और कुकी के रिश्तों में प्यार जैसा कुछ भी नहीं था। जिस भी 5 महीने वो दोनों साथ रहे, उनका रिश्ता बस बिस्तर से शुरू होकर बिस्तर पर खत्म होता था। आहान कुकी के हाथ पकड़कर अपने सर पर रख लेता है, जिसे समझकर कुकी धीरे धीरे उसके सर सहलाने लगती है। लेकिन आहान के ऐसे एक्शन से वो हैरान थी। राहा के अचानक मौत की खबर सुनकर आहान भी बुरी तरह से टूट गया था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इसीलिए वो बिना कुछ सोचे समझे कुकी के पास चला आया था। आहान बहुत देर तक कुकी के पेट पर ऐसे ही लिपटा रहता है। कुकी थोड़ी सी कसमसाने लगती है, तो आहान और टाइडली उसके कमर को होल्ड करके कहा, प्लीज डोंट मूव, आई एम नॉट गोना डू एनीथिंग विद यू, स्टैंड लाइक दिस। अब तक काफी रात हो चुकी थी। मुंबई के एक 7 स्टार होटल के वीआईपी गेस्ट रूम में करीब 7 से 8 आदमी मौजूद थे। उनमें से 2 आदमी वहां पर पड़े काउच पर एक के ऊपर दूसरा पैर रखकर शान से बैठे हुए थे, जो दिखने में ही मवाली गुंडे लग रहे थे। उन दोनों के हाथ में सिगरेट था। वो दोनों सिगार के लंबे लंबे कस लेते हुए हवस भरी नजरों से सामने देख रहे थे। सामने एक लड़की फर्श पर घुटनों के बल सर झुकाकर बैठी थी। उसके दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे, उसके बाल बिखरे हुए थे और वो सर नीचे करके सिसक रही थी। वहां के सारे आदमी उस लड़की को हवस और ललचाई नजरों से देख रहे थे। कोई अपना सिलाइवा गटक रहा था, तो कोई अपने जीभ को लिक कर रहा था, तो कोई अपने चेस्ट को रब कर रहा था। तभी उन आदमियों में से एक आदमी, जो शायद उन सब के चीफ था और सोफे पर बैठा हुआ था, वो खड़ा होता है और उस लड़की के करीब जाने लगता है। वो आदमी उस लड़की के नजदीक जाकर पंजों के बल बैठ जाता है और पीछे से उसके बालों को मुट्ठी में भरकर झटके से उसका चेहरा ऊपर करता है, जिससे उस लड़की के मुंह से आह निकल जाती है। वो आदमी उस लड़की के चेहरे पर सिगरेट का धुआं छोड़ता है और मोबाइल पर किसी से बात करते हुए कहा, बॉस हमने मछली पकड़ लिया, अब आगे क्या करना है। उधर से किसी के रौबदार आवाज आई, शाबाश मेरे शेर, मेरा हसन, आई न्यू इट, मुझे पता था तू नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। वैसे अगर मछली सामने है तो उसे काटो, फ्राई करो और अयाज करो। डिनर तुम्हारे सामने है, मुझसे पूछने की क्या जरूरत है। ये सुनकर तो उन आदमियों के चेहरे पर चमक आ जाती है। हसन एक घटिया स्माइल के साथ उस लड़की को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, थैंक यू बॉस, आज का डिनर काफी टेस्टी है। फिर कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। हसन उस लड़की के होंठ को बुरी तरह से मसलते हुए कहा, ए मछली, सुना तूने बॉस ने क्या कहा। बॉस ने तुझे टेस्ट करने को ऑर्डर दे दिया है, लेकिन एक बात और बता दूं, हमें पता है तू कमसिन कली है, अगर हमारा साथ देगी तो तुझे भी दर्द नहीं होगा। हम बस तुझे चक्कर छोड़ देंगे, और अगर अकड़ दिखाने की कोशिश किया तो इतना दर्द देंगे कि दर्द से चीख भी नहीं निकलेगी। इतना कहकर हसन उस लड़की के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। वो लड़की गुस्से से अपने सर से हसन के सर पर दे मारती है और अकड़ते हुए बोली, ए पुराने गाड़ी के फटे हुए टायर, चमगादड़ के सकल, तुझे पता है तूने किसे किडनैप किया है। यतीक्ष सिन्हा रायजादा की छोटी बहन हूँ मैं, जिसे वो अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। अगर मुझे एक खरोच भी आई तो मेरे भाई तेरी ऐसी हालत करेंगे कि तेरे माँ बाप को तेरे बदन का एक टुकड़ा भी नसीब नहीं होगा, समझा। ये लड़की कोई और नहीं तीहू थी। तीहू की ऐसी बातें सुनकर हसन का दिमाग घूम जाता है। वो गुस्से से आंख बबूला हो जाता है। तीहू फिर से बोली, मेरे भाई के नाम सुनते ही अच्छे अच्छों को पसीना आ जाता है, और तू तो नाली का वो कीड़ा है जिसे मेरा भाई कैरम के कॉइन्स की तरह उंगलियों में उड़ा देंगे।
तभी तीहू के गाल पे एक झन्नाटेदार थप्पड़ पड़ता है, जिसे तीहू का सर सीधा जाकर फर्श पर टकराता है और उसके होंठ के किनारे से खून बहने लगता है। ये किसी और ने नहीं, हसन ने तीहू को थप्पड़ मारा था। हसन गुस्से से तीहू के बाल को जोर से मुट्ठी में भींच लेता है और एक बार फिर उसके सर को फर्श पर पटक देता है, जिसे तीहू के सर घूम जाते हैं और उसके माथे से खून आने लगता है। हसन तीहू को गोद में उठाता है और उसे जोर से सामने रखे टेबल पर पटक देता है, जिसे वो कांच का टेबल टूट जाता है और कांच के कुछ टुकड़े तीहू के कोमल बदन पर धंस जाते हैं। इस बार तीहू को ऐसा लगा कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। हसन तीहू के बाल को मुट्ठी में भरकर दांत पीसते हुए कहा था ना, अकड़ दिखाएगी तो इतना दर्द देंगे कि दर्द से चीख भी नहीं निकलेगी। अब तीहू के अंदर कुछ बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं थी। उसकी पलकें बार बार झपक रहे थे। वो बेसुध होकर पड़ी हुई थी। हसन तीहू को अपने गोद में उठाकर बेड पर फेंक देता है और डेविल स्माइल करते हुए कहा, मछली फ्राई हो चुका है, लेट्स टेस्ट इट। हसन तीहू के क्रॉप टॉप को चीरकर उसके बदन से अलग कर देता है और जैसे ही उसके ऊपर आने वाला था, तीहू एक जोरदार किक उसके पेट पर मारती है और मुश्किल से खुद को संभाल कर खड़ी हो जाती है। हसन चिल्लाते हुए कहा, साली कामिनी, और तीहू की तरफ फिर से बढ़ने लगता है। इस बार तीहू हसन के नाक पर एक पंच मारती है, जिसे हसन के नाक से खून आने लगते हैं। तभी उनमें से एक आदमी आकर हसन के पास खड़ा होता है और कहा, सर ये मत भूलिए कि ये यतीक्ष के बहन हैं, इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाली। हसन अपने नाक पकड़ते हुए कहा, मारो इस कमीनी को, तोड़ दो इसके बदन की सारी हड्डियां। तीहू अपने बालों का जुड़ा बना लेती है और फाइटिंग मोड पर खड़ी हो जाती है। तभी एक साथ 2 आदमी उस पर झपट पड़ते हैं। तीहू गुस्से से एक आदमी के प्राइवेट एरिया पर किक मारती है और दूसरे आदमी के कान पर एक पंच मारती है, जिसे उस आदमी के कान से लगातार खून आने लगता है। फिर 4 आदमी एक साथ उस पर अटैक करते हैं। तीहू भी डटकर उन चारों का सामना कर रही थी। सब पर किक, पंच, मुक्का, घुसा वर्षा रही थी। तीहू अकेली उन चारों पर भारी पड़ रही थी। तभी कोई पीछे से आकर उसके कमर पर कांच के टुकड़े घुसा देता है। तीहू पीछे मुड़कर देखती है तो हसन एविल स्माइल करते हुए खड़ा था। तीहू वहीं पर जैसे ही गिरने वाली थी, हसन उसे बेड पर धकेल देता है और तीहू निढाल होकर बेड पर गिर जाती है। वो सफेद बेडशीट तीहू के खून से सन जाता है। तभी बाकी सारे आदमी आकर तीहू के हाथ पैर को दबोच लेते हैं। तीहू को इस हालात में देखकर हसन डेविल स्माइल करते हुए उसके गाल को जोर से दबाते हुए कहा, अब देखता हूँ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कौन आता है। हसन एक एक करके तीहू के सारे कपड़े उतारकर फेंक देता है, जिससे तीहू के आंखों के कोने से आंसू गिरने लगते हैं। मुंबई, इंडिया, रात का वक्त। तीहू वहीं पर जैसे ही गिरने वाली थी, हसन उसे बेड पर धकेल देता है और तीहू निढाल होकर बेड पर गिर जाती है। वो सफेद बेडशीट तीहू के खून से सन जाता है। तभी बाकी सारे आदमी आकर तीहू के हाथ पैर को दबोच लेते हैं। तीहू को इस हालात में देखकर हसन डेविल स्माइल करते हुए उसके गाल को जोर से दबाते हुए कहा, अब देखता हूँ तुम्हें बचाने के लिए यहाँ कौन आता है। हसन एक एक करके तीहू के सारे कपड़े उतारकर फेंक देता है, जिससे तीहू के आंखों के कोने से आंसू गिरने लगते हैं। कुकी का अपार्टमेंट। आहान अभी तक कुकी से लिपटा हुआ था। वो कुकी को छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। कुकी आहान के कंधे पकड़कर धीमी आवाज में बोली, सर। आहान अपना सर ऊपर करके कुकी को देखता है, जिसे कुकी असहज हो जाती है। कुकी डरते हुए बोली, आप बेड पर बैठिए, मैं आती हूँ। क्योंकि कुकी आहान के गुस्से से पहले से वाकिफ थी। उसने आहान के गुस्से को झेला था। आहान कुछ नहीं कहता है तो कुकी उसे बेड पर बिठाकर वहां से चली जाती है। कुकी के जाने के बाद आहान का मोबाइल बजने लगता है। आहान कॉलर ID देखे बिना कॉल आंसर करता है। आहान ऑन कॉल, हेलो। उधर से किसी के गाना गुनगुनाने की आवाज आई। आज मौसम बड़ा बेईमान है।
मुंबई के 7 स्टार होटल में किसी के चीर हरण हो रही है, किसी को निचोड़ा जा रहा है। आज मौसम बड़ा बेईमान है और डरावनी तरीके से माउथ फिस करने लगता है। आहान का कान खड़ा हो जाता है। उसकी पकड़ मोबाइल पर कस जाती है। आहान सर्द आवाज में कहा, कहना क्या चाहता है? साफ साफ बोल। ये कॉल करके गाना क्यों गा रहा है? कॉलर, चू 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 आहान। मुझे तो तुझ पर तरस आ रहा है। मतलब जो जिंदा है उसे ना बचाकर, जो मर चुकी है उसकी मौत का मातम मना रहा है। आहान चिल्लाते हुए कहा, शट अप, जस्ट शट अप। आखिर तू कहना क्या चाहता है? साफ साफ नहीं कह सकता। कॉलर, जस्ट इमेजिन, एक 7 स्टार होटल में एक लड़की बेड पर जख्मी हालात में पड़ी हुई है। सोच वो मंजर जब 7 से 8 भेड़िया बार बार उस पर झपट रहे हैं और वो लड़की हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रही है, खुद को छुड़ाने की गुहार लगा रही है। आहान की आंखें फैल जाती है। कॉलर, ओ माय गॉड, 3 भाई की राजकुमारी, घर की लाडली बेटी, सबकी प्यारी उसकी यही हालात है। सो सैड, वेरी बैड। आहान के मुंह से अनायासी निकल गई, जान। वो आदमी जोर जोर से हंसते हुए कहा, समझदार है, तेरी जान की जान दाव पर है। बचा सकता है तो बचा ले अपनी जान को। आहान के पैर वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। कुकी दरवाजे पर खड़ी होकर हैरानी से ये सब सुन रही थी। उसके हाथ में पानी का ग्लास था। वो आहान के लिए पानी लेने किचन में गई थी। आहान जोर से फर्श पर अपना पैर पटकते हुए कहा, ओह शिट, आई एम सो डम। इन सब में हम जान को तो भूल ही गए। आहान गुस्से से अपने बाल पर हाथ फेरता है और वहां से भागते हुए जाने लगता है। कुकी भी उसके पीछे पीछे भागते हुए बोली, सर। आहान कुकी के बात को इग्नोर करके अपार्टमेंट से नीचे चला आता है और तुरंत अपनी कार में बैठ जाता है। कुकी भी झट से कार के पैसेंजर सीट के डोर ओपन करके बैठ जाती है। आहान वहां पर कुकी को देखकर गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, व्हाट द हेल, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? दिमाग खराब हो गया है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुकी सहम जाती है और डरते हुए बोली, सॉरी सर, लेकिन ये बहस करने का वक्त नहीं है। तीहू मैम को मेरी जरूरत पड़ सकती है, हमें वहां जल्दी चलना चाहिए। आहान एक नज़र कुकी को देखता है, जो घबराई हुई थी। आहान को भी ज्यादा बहस करना सही नहीं लगा। आहान कार स्टार्ट कर देता है। आहान ब्लूटूथ ऑन करके अपने कान पर लगाता है और किसी को कॉल करता है। आहान ऑन कॉल, ध्रुव तीहू के मोबाइल ट्रेस करो राइट नाउ और मुझे उसके लाइव लोकेशन सेंड करो। ध्रुव बोला, ओके सर, गिव मी 5 मिनट्स। आहान कॉल डिस्कनेक्ट करके अपने कान से ब्लूटूथ निकालकर फेंक देता है और जोर से अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारता है। आई होप शी शुड बी फाइन, नथिंग मे हैव हैपेंड टू हर, आहान गुस्से से कहा। तभी आहान के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। ये तीहू के लाइव लोकेशन था। उस ट्रैक से आहान अपनी कार घुमा लेता है। करीब 10 मिनट बाद आहान एक 7 स्टार होटल के सामने आकर रुकता है। आहान कार से निकलकर लगभग भागते हुए अंदर जाता है और लोकेशन फॉलो करते हुए एक रूम के सामने जाकर खड़ा होता है। आहान देखता है कि रूम का डोर लॉक है। सर, ये दरवाज़ा तो अंदर से लॉक है। कुकी डोर को पीटते हुए बोली, कोई फायदा नहीं है, ये रूम साउंड प्रूफ है। आहान चिल्लाते हुए कहा, तो अब हम क्या करेंगे? कुकी टेंशन में आकर बोली। आहान अपने आईब्रो को रब करते हुए गन निकालता है और सीधा डोर के लॉक पर शूट करता है, जिसे दरवाजे का लॉक टूट जाता है। आहान दंदनाते हुए कमरे के अंदर घुस जाता है और उसके पीछे कुकी भी चली आती है। लेकिन सामने का नजारा देखकर उन दोनों के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है और कुकी के आंखों से आंसू छलक आता है। सामने तीहू बेड पर बेसुध होकर पड़ी हुई थी। उसके बदन पे एक भी कपड़ा नहीं थे। उसके बॉडी से खून रिस रहा था। तीहू दर्द से चिल्ला रही थी और गिड़गिड़ा रही थी। आहान झट से पीछे पलट जाता है और गुस्से से अपने हथेलियों की मुट्ठी भींच लेता है। उसका चेहरा डार्क हो गया था। उसके माथे की नशे उभरने लगे थे। गन शॉट की आवाज सुनकर वो सारे आदमी दरवाजे की तरफ देख रहे थे।
आहान सिन्हा रायजादा, यहाँ पर। लेकिन कैसे? एक आदमी हैरानी से कहा। आहान गुस्से से बिना पीछे मुड़े सीधा उस आदमी के माथे पर निशाना लगाता है, जिसे वो आदमी धड़ाम से वहीं पर गिर जाता है। तीहू आहान को देखकर रोते हुए बोली, आहान भाई। उसका गला रूंध आया था। आहान अपनी शर्ट निकालकर कुकी के हाथ में थमा देता है। कुकी जल्दी से जाकर तीहू को वो शर्ट पहना देती है और अपने गले से दुपट्टा निकालकर तीहू के कमर पर बांध देती है। तभी हसन कुकी को जोर से धक्का दे देता है, जिसे कुकी जाकर सीधा उस टूटे हुए शीशे के टेबल के ऊपर गिरती है। उसके पूरे बदन में एक दर्द की लहर दौड़ उठती है। आहान जैसे ही उसके पास जाने वाला था, हसन तीहू का गला पकड़कर उसे उठाता है और उसके माथे पर बंदूक तान देता है। आहान चिल्लाते हुए कहा, बहुत दर्द दे दिया तुम लोगों ने उसे। अब अगर मेरी जान को एक खरोच भी आई तो सबको यहीं पर जिंदा जला दूंगा। हसन भी तीहू के गाल पर गन धसाते हुए कहा, इतना कच्चा खिलाड़ी समझ रखा है हमें। चुपचाप गन नीचे रख, वरना तेरी बहन की खोपड़ी उड़ा दूंगा। आहान अपने आंखों में अंगारे लिए हसन को देख रहा था। आहान चिंकते हुए कहा, आई सेड लीव हर, वरना यहाँ पर एक भी जिंदा नहीं बचोगे। सबको यहीं पर जिंदा गाड़ दूंगा। हसन गुस्से से तीहू के पैर पर निशाना लगाता है, जिसे तीहू दर्द से चीख उठती है और उसके पैर से ब्लड आने लगता है। एक बार में समझ नहीं आता, चुपचाप गन नीचे रख, वरना दूसरी बुलेट तेरी बहन के खोपड़ी पर लगेगी। हसन तेज आवाज में कहा। आहान के पास अब और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसीलिए उसने गन फेंक दिया। ए पकड़ो इसे, शाला हलकट, मेरे सामने हीरोगिरी दिखा रहा है। हसन अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, जिसे हसन के आदमी आहान को पकड़ लेते हैं और उसके सर पर गन तान देते हैं। कुकी बार बार उठने को कोशिश कर रही थी, लेकिन कांच के टुकड़े उसके बदन में धंसने के कारण वो उठ नहीं पा रही थी। इधर तीहू भी दर्द से चीख रही थी, उसके पैर से ब्लीडिंग हो रही थी। तभी एक आदमी आकर कुकी के बाल को मुट्ठी में भर लेता है और घसीटते हुए ले जाने लगता है, जिसे कुकी दर्द से चिल्लाने लगती है। ये आदमी हसन का भाई हितेश था। हितेश गंदे तरीके से कुकी के कमर पर रब करते हुए कहा, भाई, जिस लड़की को पकड़ा था वो तो पटाखा है, लेकिन ये तो बॉम्ब निकली। हितेश कुकी के बाल को स्मेल करते हुए कहा, बेबी कौन सी शैम्पू यूज करते हो? क्या कमाल की खुशबू है, क्या बदन है, मन कर रहा है एक ही बार में चट कर जाऊं। कुकी घिन भरी नजरों से हितेश को देख रही थी। आहान के लिए ये सब बर्दाश्त के बाहर हो रहा था। वो जोर से मुट्ठी भींचकर खड़ा था। हितेश कुकी के बाल को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है और अपने होंठ को कुकी के होंठों के करीब लेने लगता है। आहान चिल्लाते हुए कहा, यू ब्लॉडी बिच, उसे नजर उठाकर देखा भी तो आंखें नोच लूंगा। हितेश घटिया स्माइल करते हुए कुकी के कमर पकड़कर खुद से चिपकाते हुए कहा, अपनी माशुका के लिए इतनी तड़प, नॉट बैड। यही है ना वो लड़की जिसके साथ तू अपनी रात रंगीन करता है। कुकी गुस्से से खुद को छुड़ाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। इधर तीहू हैरानी से कभी आहान को तो कभी कुकी को देख रही थी। उसे तो जैसे झटका सा लगा था। हितेश कुकी के कमर रब करते हुए कहा, बेबी, हर रात आहान के नीचे सोते हो, आज रात हमारे साथ सो जाओ। हम वादा करते हैं तुम्हें फुल सेटिस्फाई करेंगे। कुकी के आंखों से आंसू छलक आते हैं। हितेश कुकी के हाथ में गन थमाते हुए आहान को देखकर कहा, चल तेरी मौत आसान कर देते हैं, आज तेरी मौत तेरी माशुका के हाथ से होगी। हितेश कुकी का हाथ ऊपर करते हुए कहा, लेट्स डू इट बेबी, अपने बेड पार्टनर को अपने हाथों से सूट करो। कुकी हैरानी से हितेश को देखने लगती है, लेकिन आहान के माथे पर एक भी सिकन नहीं थे। कुकी नामे गर्दन हिला देती है, तो हसन एक नाइफ निकालकर तीहू के बाजू पर काट लेता है, जिसे तीहू चिल्ला उठती है। हितेश कुकी के बाजू पर उंगली फिरते हुए कहा, बेबी, अच्छे बच्चे की तरह अपने बेड पार्टनर को सूट करो, वरना इसके बुलेट इस लड़की के खोपड़ी के अंदर जाएगी।
हितेश तीहू के तरफ इशारा करके कहा। आहान कुकी के तरफ देखकर सर्द आवाज में कहा, शूट मी। कुकी आंसू से सनी आंखों से आहान की तरफ देखकर नामे गर्दन हिला देती है। इस बार आहान चिल्लाते हुए कहा, आई सेड शूट मी। हितेश कुकी के कमर पकड़कर कहा, बेबी तुम जितना देरी करोगी, इस लड़की को उतना दर्द झेलना होगा। हसन, इस बार तीहू के कमर पर नाइफ से कट लगता है। कुकी गिड़गिड़ाते हुए बोले, नहीं नहीं तीहू मेम को कुछ मत कीजिए, मैं शूट कर रही हूँ। हितेश एविल स्माइल करते हुए कहा, बेबी निशाना ऐसा होना चाहिए कि एक बार में गोली जाकर सीधा बदन के आर पार हो जाए। कुकी कांपते हाथों से आहान की तरफ गन पॉइंट करती है और आंसू भरी आंखों से एक नजर आहान को देखती है, जिसे आहान बिना कोई इमोशंस लिए पलके झपका देता है। कुकी आंखें बंद कर लेती है और तभी एक गन शॉट की आवाज चारों तरफ गूंज जाती है। गोली जाकर सीधा आहान के सीने पर लगती है। आहान वहीं पर पीठ के बल गिर जाता है। गुड शॉट बेबी, आई एम इम्प्रेस्ड, हितेश कुकी के कान में कहता है और उसे छोड़ देता है। हसन भी तीहू को फर्श पर धकेल देता है और सबको ऑर्डर देते हुए कहा, ए चलो रे, हमारा टारगेट ये लड़की नहीं, ये आहान था। आहान फिनिश हो गया, हमारा काम भी फिनिश हो गया। फिर डेविल स्माइल करते हुए कहा, बॉस ने क्या दिमाग लगाया है, बहन को उठाओ, भाई भागते हुए आएगा। हितेश कुकी के बदन को एक बार स्मेल करते हुए घटिया तरीके से मुस्कुरा देता है और वहां से चला जाता है। एक एक करके सब वहां से चले जाते हैं। इधर तीहू एक कोने में बुरी हालात में पड़ी हुई थी। उसके बदन से जगह जगह खून बह रहा था और आहान एक कोने में पड़ा हुआ था। उसके सीने से लगातार खून बह रहा था। कुकी को भी चोट आई थी, लेकिन उसे अपनी चोट की परवाह नहीं थी। कुकी तुरंत तीहू के पास जाती है और उसे संभाल कर सोफे पर बिठा देती है। तीहू रोते हुए कुकी के गले लग जाती है और आहान की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, आहान भाई। कुकी तीहू के सर सहलाते हुए रूंधे गले से बोली, आहान सर को कुछ नहीं होगा। कुकी भागते हुए आहान के पास जाती है और फर्श पर बैठकर आहान के सर को अपने गोद में रखती है। कुकी चेक करती है तो पाती है कि आहान की सांसें थम गई थी। वो आंखें बंद करके पड़ा हुआ था। कुकी रोते हुए आहान के गाल पर थपथपाते हुए बोली, सर आंखें खोलिए, प्लीज सर, अपनी आंखें खोलिए। कुकी के आंसू आहान के चेहरे पर गिर रहे थे। कुकी आहान को उठाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन आहान नहीं उठता। अब तक आहान की सांसें पूरी तरह थम चुकी थी। कुकी आहान के सीने पर अपना सर रखकर उसकी धड़कनें चेक करती है और उसके नब्ज चेक करती है, लेकिन अब तक सब कुछ थम चुकी थी। कुकी के आंखों से आंसू सैलाब की तरह बह रहे थे। कुकी कुछ सोचकर आहान के होंठ पर चिमटी करती है, लेकिन आहान के बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं होते। इस बार कुकी और जोर से चिमटी करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुकी देखती है कि आहान का चेहरा सफेद पड़ता जा रहा है। कुकी सुबकते हुए आहान के चेहरे को दोनों हाथों में भरकर बोली, अब यही आखिरी रास्ता है। कुकी बिना कुछ सोचे समझे आहान के चेहरे की तरफ झुकती है और उसके होंठ पर अपना होंठ रख देती है। कुकी आंखें बंद करके आहान को माउथ टू माउथ ब्रेथ देने लगती है, जिसे देखकर तीहू अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेती है। कुकी आहान से दूर होकर उसका चेहरा देखती है, लेकिन आहान लाश की तरह पड़ा हुआ था। कुकी आहान को झंझोड़ते हुए बोली, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते आहान सर। आप हमेशा अपनी मर्जी नहीं चला सकते सर। आप जब चाहे मेरे करीब आते हैं, जब चाहे मुझसे दूर हो जाते हैं, लेकिन इस बार मैं आपको कहीं दूर जाने नहीं दूंगी सर। कुकी एक बार और आहान के होंठ पर अपना होंठ रख के सीपीआर देने लगती है। मुझसे ही आज मुझको मिला दे, देखो आदतों में तू है कि नहीं। हर सांस से पूछ के बता दे, इनके फासलों में तू है कि नहीं। इस बार आहान के आईब्रो पर थोड़ी सी हलचल होती है। ये देखकर कुकी फिर से आहान के होंठ को अपने होंठों में दबा लेती है। इन लबों पे जो हंसी है, इनकी तू ही है वजह। बिन तेरे मैं कुछ नहीं हूँ, मेरा होना बेवजह। इस बार आहान की आंखें फड़फड़ाने लगती है,
लेकिन कुकी आहान को सीपीआर देते देते खुद थक चुकी थी। लेकिन वो फिर से आहान के होंठ पर अपना होंठ रख देती है। धूप तेरी ना पड़े तो धुंधला सा मैं लगूं। आके सांसें दे मुझे तू, ताकि जिंदा मैं रहूं। इस बार आहान अपनी आंखें खोलता है, जिसे देखकर कुकी के जान में जान आती है। कुकी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके हाँफ रही थी, क्योंकि वो आहान को बहुत बार माउथ टू माउथ ब्रेथ दे चुकी थी। कुकी आहान के सर को अपने सीने से लगाकर उसके गाल थपथपाते हुए बोली, सर अपनी आंखें बंद मत करना, आंखें खुले रखिए, हम अभी हॉस्पिटल जाएंगे। कुकी आहान के पॉकेट से उसका मोबाइल निकालती है और सबसे पहले जिसका नंबर था कॉल डायल करती है। थोड़ी देर बाद प्रेम कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ उस रूम में आता है, क्योंकि कुकी ने प्रेम को कॉल किया था। रूम का नजारा देखकर प्रेम वहीं पर जम जाता है। तिहू एक तरफ सोफे पर पड़ी हुई थी। उसकी आंखें बार बार झपक रहे थे। उसने आहान के शर्ट पहनी हुई थी और कुकी के दुपट्टा उसके कमर पर बंधे हुए थे। इधर कुकी आहान को अपने सीने से लगाकर उसे सांस दे रही थी। अब तक 40 मिनट हो चुकी थी। वो लगातार आहान को सीपीआर दे रही थी, जो शायद ही कोई कर सके। रूम की हालत देखकर प्रेम समझ जाता है कि यहाँ क्या हुआ होगा। प्रेम पहले तिहू को अपने गोद में उठाकर कार में ले जाता है और फिर आहान को अपने कंधे का सहारा देकर मुश्किल से नीचे ले आता है और कार में बिठा देता है। प्रेम कुकी को एक नज़र देखता है, जिसके सूट पर आहान के खून लगे हुए थे। कुकी आहान के कार में बैठते हुए बोली, आप तिहू मैम को संभालिए, मैं आहान सर को देखती हूँ। एक कार में आहान और कुकी बैठे हुए थे। कुकी आहान का सर अपने गोद में रखी हुई थी और बार बार उसे आंखें खोलने को बोल रही थी। और दूसरे कार में प्रेम और तिहू बैठे हुए थे। तिहू का सर भी प्रेम के गोद में था, लेकिन उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। प्रेम ने तिहू के पैर पर रुमाल बांध दिया था और अपनी शर्ट निकालकर तिहू के कमर से आ रहे खून को दबा के रखा था। तिहू प्रेम से नजरें फेर कर बोली, रहने दीजिए प्रेम जी, आपको क्या फर्क पड़ता है, मैं मरूं या जीऊं। प्रेम कुछ नहीं कहता। प्रेम की चुप्पी देखकर तिहू के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है और वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि वो भी अब तक बहुत दर्द झेल चुकी थी। प्रेम तिहू के चेहरे को अपने सीने में छुपा लेता है। थोड़ी देर बाद वो लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते ही आहान को ऑट में एडमिट किया जाता है और तिहू के भी ट्रीटमेंट चालू हो जाते हैं। प्रेम के इन्फॉर्म करने से अब तक यतीक्ष भी हॉस्पिटल पहुंच चुका था, जो डॉक्टर ऑट के अंदर जा रहा था। यतीक्ष उस डॉक्टर का कॉलर पकड़कर गुस्से से कहा, डू दी फक वॉटएवर यू वॉन्ट, आई वॉन्ट माई ब्रदर सेफ एट एनी कॉस्ट, गॉट इट। डॉक्टर थूक गटकते हुए कहा, यस सर, और ऑट के अंदर चला जाता है। यतीक्ष वहीं पर पड़े बेंच पर बैठ जाता है और अपने पॉकेट से सिगरेट निकालकर उसके कस लेने लगता है। कुकी ऑट के डोर के पास खड़ी थी और एक टक उस दरवाजे की तरफ निहार रही थी। यतीक्ष भी उसे ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। ऑपरेशन करीब 3 घंटे तक चलता है और इस बीच यतीक्ष सिगरेट का पूरा पैकेट खत्म कर चुका था। तभी ऑट से डॉक्टर निकलकर यतीक्ष के पास आकर कहा, सर बुलेट निकाल दी गई है, लेकिन काफी ब्लड लॉस हुआ है, हमें 200 यूनिट ब्लड की जरूरत है। यतीक्ष डॉक्टर को देखते हुए कहा, मेरे और आहान के ब्लड ग्रुप सेम है, मेरे ब्लड ले लीजिए। डॉक्टर बोला, आप मेरे साथ चलिए। यतीक्ष ब्लड देकर आता है और सीधा तिहू के वार्ड के अंदर चला जाता है, क्योंकि अब तक तिहू को होश आ चुका था। बुलेट तिहू के पैर को छूकर निकली थी, इसीलिए उसके पैर पर बैंडेज लगे हुए थे। उसके माथे पर भी बैंडेज थे। वो इस वक्त हॉस्पिटल गाउन में थी। यतीक्ष को देखते ही तिहू उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। यतीक्ष उसके सर सहला रहा था। तिहू रोते हुए बोली, भाई उन गुंडों को छोड़ना मत, मैं आपको बता भी नहीं सकती उन लोगों ने मेरे साथ क्या किया है। तिहू इतना ही बोली थी कि फिर से बेहोश हो जाती है। यतीक्ष का चेहरा डार्क हो गया था। वो तिहू को संभालकर बेड पर लिटा देता है
प्रेम ये सब दूर से देख रहा था। उसके दिल में तेज दर्द हो रहा था। इधर डॉक्टर ऑट से जैसे ही निकलते हैं, कुकी तुरंत बोली, डॉक्टर, आहान सर कैसे हैं? डॉक्टर बोले, ही इज आउट ऑफ डेंजर, बट वीकनेस होगी, क्योंकि काफी ब्लड लॉस हो चुका है। कुकी एक चैन की सांस लेती है और उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। कुकी डोर को थोड़ा पुश करके आहान के चेहरे को एक नजर निहारती है, जो बेड पर बेहोश पड़ा था। कुकी दबे पाव आहान के पास जाती है और उसके बगल में बैठ जाती है। कुकी आहान के हाथ पकड़कर उसके हाथ को चूम लेती है और उसके गाल सहलाते हुए रूंधे गले से बोली, क्यों ऐसा करते हैं आप हमेशा मेरे साथ? आज तो आपने मेरी जान ही निकाल दिया था। मुझे लगा मैंने आपको हमेशा के लिए खो दिया। कुकी एक सेकंड में आहान के पूरे चेहरे को चूम लेती है और उसके माथे पर अपने माथे सटाकर बोली, मेरी जान निकालकर आपको सुकून मिलता है क्या? कुकी आहान के तीखे नाक को थोड़ा सा खींचकर बोली, जिद्दी कही के। कुकी वहां से दबे पाव तीहू के वार्ड में चली जाती है। तीहू के वार्ड में प्रेम और यतीक्ष को देखकर वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और हॉस्पिटल से बाहर चली जाती है। ऐसे ही इस हादसे को कुछ दिन बीत जाते हैं। अब रायजादा पैलेस में पहले जैसा रौनक नहीं था। कोई किसी से अच्छे से बात नहीं कर रहा था। तीहू के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। वो कॉलेज जाना भी छोड़ दिया था। 15 दिन बाद मनाली, रात का वक्त। मनाली में आज जोरों से बारिश हो रही थी। चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। मनाली के एक आलीशान बिल्डिंग के टेरेस पर एक लड़की अपना दोनों हाथ फैलाए बारिश में गोल गोल घूम रही थी और बारिश के पानी में भीगते हुए उछल कूद कर रही थी। उस लड़की के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। वही टेरेस के डोर के पास एक लड़का खड़ा था और अपनी नीली नशीली आंखों से एक टक इंटेंसिटी से उस लड़की की तरफ देख रहा था। उस लड़के के हाथ में ड्रिंक का ग्लास था। वो ड्रिंक के सिप लेते हुए उस लड़की को घूर रहा था। भीगने की वजह से उस लड़की के सफेद अनारकली सूट उसके बदन पर चिपक गए थे, जिस वजह से उसके फिगर उभर कर बाहर आ रहे थे। उसके दूध जैसे गोरे तन पर पानी की बूंदें, उसके भीगे हुए सुर्ख लाल होंठ, वो हुस्न की मलिका लग रही थी। वो लड़का उस लड़की को देखते हुए अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए बेहद नशीली आवाज में कहा, एक ख्वाब ने आंखें खोली है, क्या मोड़ आया है कहानी में। वो भीग रही है बारिश में और आग लगी है पानी में। वो लड़का वहीं पर वाइन का ग्लास फोड़ देता है और बिना किसी इमोशंस लिए लंबे लंबे कदम के साथ उस लड़की के करीब जाता है। वो लड़का झट से उस लड़की को अपने करीब खींचकर खुद से चिपका देता है और उस लड़की के भिगो बाल को मुट्ठी में भरकर उसके आंखों में देखने लगता है। वो लड़की भी कांपते होंठों से उस लड़के के नीली आंखों में झांक रही थी। वो दोनों इतने नजदीक थे कि उन दोनों के नाक आपस में टच हो रहे थे और पानी की बूंदें उन दोनों के नाक से होते हुए नीचे गिर रहे थे। वो लड़का उस लड़की के सुर्ख लाल होंठ को अपने उंगलियों से रगड़ते हुए कहा, यू कीप सेड्यूसिंग मी ऑल द टाइम स्वीट हर्ट। वो लड़की गुस्से से उस लड़के का हाथ झटक कर बोली, आप मुझे यहाँ कैद करके यही सब तो कर रहे हैं मिस्टर रायजादा। मेरी मर्जी के खिलाफ आप मेरे करीब आते हैं। मिस्टर रायजादा उर्फ यतीक्ष सिंह रायजादा अपनी आंखें छोटी छोटी करके उस लड़की को घूरते हुए कहा, रियली स्वीट हर्ट। वो लड़की गुस्से से बोली, रियली माई फुट। इस 4 दीवार के अंदर मुझे कैद करके आप सिर्फ मेरी बॉडी की यूज करते हैं मिस्टर रायजादा। दुनिया के सामने तो मुझे लाने की हिम्मत नहीं है। आई हेट यू, आई रियली रियली हेट यू मिस्टर रायजादा। यतीक्ष उस लड़की को एक नज़र घूर कर देखता है और उसके गर्दन पकड़कर उसके चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक ले आता है। वो लड़की कुछ बोल पाती यतीक्ष उसके होंठ को अपने होंठों में दबा लेता है, जिसे उस लड़की की आंखें फैल जाती है। वो अपने छोटे छोटे हाथों में यतीक्ष के सीने पर मुक्का मार रही थी और अपने होंठ को जोर से भींच कर रखी थी। यतीक्ष उसे दूर होकर उसे घूरते हुए कहा, ओपन योर माउथ स्वीट हर्ट, आई वॉन्ना टेस्ट इट।
वो लड़की यतीक्ष को धक्का देकर जैसे ही वहां से जाने वाली थी, यतीक्ष उसके गर्दन पकड़कर रोक लेता है और अपने तरफ टर्न करके उसके गाल को अपने एक हाथ से दबा लेता है, जिसे उस लड़की के होठों का पाउट बन जाता है। यतीक्ष फिर से उस लड़की के लिप्स को अपने होठों से जोड़ लेता है और बेहद इंटेंसली किस करने लगता है। यतीक्ष अपने मैग्नेट वॉइस में कहा, कोऑपरेट विद मी स्वीटहार्ट। यतीक्ष उस लड़की के गाल सहला रहा था और बार बार उसके गाल पर प्रेस कर रहा था, जिसे उस लड़की को मजबूरन उसका साथ देना पड़ा। वो लड़की यतीक्ष के गीले बाल पर उंगली फिरते हुए उसके साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कर रही थी। बहुत देर यतीक्ष उसे किस करने के बाद उसे दूर हो जाता है। उस लड़की के होंठ अब तक लाल पड़ चुके थे। यतीक्ष उसके होंठों को पेक करते हुए कहा, यू हेट मी राइट स्वीटहार्ट। वो लड़की मासूमियत से हाँ में गर्दन हिला देती है। यतीक्ष अपना हाथ उस लड़की के पीठ पर ले जाते हुए उसके सूट की डोरी खोलते हुए कहा, नफरत का डेफिनेशन भी तुम्हें पता है स्वीटहार्ट। वो लड़की यतीक्ष के चेहरे को गौर से देख रही थी। यतीक्ष उसके सूट को एक तरफ कंधे से नीचे खिसकाकर उसके खुले कंधे पर किस करते हुए कहा, नफरत करना आसान है स्वीटहार्ट, लेकिन ये नफरत बर्बाद कर देती है। वो लड़की एक तरफ झुककर आंखें बंद करके गहरी गहरी सांसें ले रही थी और यतीक्ष के होठों को महसूस कर रही थी। यतीक्ष उसके सूट के अंदर हाथ डालकर उसके सॉफ्ट पेट को सहलाते हुए कहा, नफरत में सही गलत नहीं दिखता। जब तक समझ में आता है तब तक जिंदगी बर्बाद हो चुकी होती है। नफरत करना आसान होता है, लेकिन उसके बाद जिंदगी जीना बहुत मुश्किल, क्योंकि नफरत दिमाग को खाक कर देती है स्वीटहार्ट। यतीक्ष जोर से उस लड़की के पेट पर चिमटी काटता है, जिसे वो लड़की उछल पड़ती है। वो लड़की गुस्से से यतीक्ष के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखकर बोली, ये आप क्या कर रहे हैं मिस्टर रायजादा? यतीक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें नहीं पता स्वीटहार्ट। देन ऑल राइट, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। वो लड़की यतीक्ष के तरफ पलटकर बोली, ऑफ कोर्स आई नो। यतीक्ष उस लड़की के सुराहीदार गर्दन को चूमते हुए कहा, सो स्मार्ट स्वीटहार्ट। यतीक्ष उस लड़की के गर्दन को चूमते हुए उसके कोलरबोन पर किस कर रहा था, जिसे वो लड़की आहें भर रही थी। उसके मुंह से सेंशुअल आवाजें निकल रहे थे। वो लड़की यतीक्ष को पीछे की तरफ धकेलते हुए बोली, प्लीज लीव मी ना। यतीक्ष झट से उस लड़की के कमर पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, नो स्वीटहार्ट, यू आर ओनली माइन। तुम मुझे अपने करीब आने से नहीं रोक सकते। यतीक्ष उस लड़की के बाल को मुट्ठी में भरकर कहा, आई वॉन्ट यू, माई बॉडी, माई माइंड, माई हार्ट, माई लिप्स, माई एवरीथिंग वॉन्ट यू बैडली। बारिश लगातार हो रही थी और उस बारिश में वो दोनों मदहोश हो चुके थे। यतीक्ष उस लड़की के कमर को थोड़ा सा लिफ्ट करता है और उसके दोनों पैर को अपने कमर पर होल्ड कर देता है। यतीक्ष उस लड़की को अपने गोद में उठा लेता है और रूम में ले आता है। यतीक्ष उसे बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। मनाली, रात का वक्त, बारिश लगातार हो रही थी और उस बारिश में वो दोनों मदहोश हो चुके थे। यतीक्ष उस लड़की के कमर को थोड़ा सा लिफ्ट करता है और उसके दोनों पैर को अपने कमर पर होल्ड कर देता है। यतीक्ष उस लड़की को अपने गोद में उठा लेता है और रूम में ले आता है। यतीक्ष उसे बेड पर लिटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। वो लड़की यतीक्ष को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करते हुए बोली, मिस्टर रायजादा प्लीज, लिसन टू मी एट लीस्ट वंस। मैं आपको हर रोज बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। यतीक्ष उस लड़की के सूट ऊपर करते हुए कहा, ओ माई स्वीटहार्ट, बस आज के लिए बर्दाश्त कर लो। आई एम गोना डाइंग टू फील यू। वो लड़की कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसे अपने खुले चेस्ट पर यतीक्ष की गर्म सांसें महसूस होती है, जिसे वो जोर से अपनी आंखें मिच लेती है। यतीक्ष प्यार से उसके चेस्ट को लिक कर रहा था। वो लड़की गहरी गहरी सांसें लेते हुए बोली, मिस्टर रायजादा आज रहने दीजिए ना। यतीक्ष उस लड़की के गोरे पेट पर होंठ फिराते हुए कहा, नो स्वीटहार्ट, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ।
शर्म से उस लड़की के गाल पके हुए सेब की तरह लाल हो जाते हैं, क्योंकि वो यतीक्ष के बॉडी पर हो रहे बॉडी चेंजेस को महसूस कर रही थी। यतीक्ष के बॉडी हिट होने लगी थी। उसके माथे पर पसीना आ गया था। यतीक्ष उस लड़की के पेट पर किस करते हुए उसके लोअर नीचे खींचने लगता है। वो लड़की जोर से यतीक्ष के बाल को मुट्ठी में भर लेती है और बेड पर अपना पैर रगड़ने लगती है। यतीक्ष उसके सीने से लेकर पेट तक हाथ फिरते हुए कहा, "यू आर सो सेंसिटिव स्वीटहार्ट।" उस लड़की का चेहरा लाल हो जाता है। वो लड़की गुस्से से बोली, "यू आर शेमलेस मिस्टर रायजादा। आप एक निहायती बेशर्म आदमी हैं।" यतीक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए उस लड़की के बॉसम पर जोर से काटते हुए कहा, "ओनली फॉर यू स्वीटहार्ट।" वो लड़की चिल्लाते हुए बोली, "वैम्पायरर, डोंट बाइट, इट्स हर्टिंग मी।" यतीक्ष उस लड़की के हाथ से अपना हाथ इंटरविंग करते हुए कहा, "माय स्वीटहार्ट, तुम तो मेरे वो साइड झेल चुकी हो, एंड नाउ इट इज जस्ट अ लिटिल बाइट।" वो लड़की के गाल जलने लगते हैं। वो एक तरफ सर झुकाकर गुस्से से बोली, "इमॉडेस्ट।" यतीक्ष अपने कपड़े उतारकर उस लड़की के ऊपर आते हुए कहा, "ओनली फॉर यू स्वीटहार्ट।" यतीक्ष उस लड़की के कॉलरबोन पर किस करते हुए उसे एक झटके में अपने आगोश में भर लेता है। वो लड़की चिल्ला उठती है और गुस्से से अपने नाखून यतीक्ष के गर्दन और पीठ पर धंसने लगती है। उसके आंखों के कोने में आंसू की बूंदें चमक रहे थे। उस लड़की को अपने आगोश में लेकर यतीक्ष के चेहरे पर एक सुकून था, जैसे रेगिस्तान में भटक रहे प्यासी को पानी मिल गया हो। वो लड़की सिसकियां ले रही थी और बीच बीच में कराह रही थी। उसके आवाजें बाहर ना आए, इसीलिए वो अपने लोअर लिप्स को दांतों तले भींच लेती है। यतीक्ष अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरने लगता है और उसके अपर लिप्स पर बाइट करते हुए कहा, "स्वीटहार्ट, मोन्स करो ना। आई लव इट। मुझे सुकून मिलता है जब तुम मोन्स करते हुए मेरे नाम लेते हो।" वो लड़की गुस्से से चिल्लाते हुए बोली, "मोन्स माय फुट।" वो लड़की इतना ही बोली थी कि उसके मुंह से चीख निकलने लगती है और उसकी पलकें भीग जाते हैं, क्योंकि यतीक्ष अब बहुत वाइल्ड हो गया था। वो लड़की प्लीडिंग नजरों से यतीक्ष को देखते हुए बोली, "छोड़िए ना, अब नहीं हो रहा बर्दाश्त।" यतीक्ष अपनी नीली आंखों से घूरकर उस लड़की के चेहरे को देखते हुए कहा, "यू हैव नो राइट स्वीटहार्ट। तुम्हें हक नहीं है मुझे रोकने की।" वो लड़की अब तक पसीने से लथपथ हो चुकी थी। वो अपनी मूंदी पलकों से थकी थकी सी आवाज में बोली, "ओके, कंटिन्यू।" यतीक्ष के चेहरे पर टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वो उसके होठों पर पैक बनाते हुए कहा, "डोंट वरी स्वीटहार्ट, दर्द नहीं दूंगा।" वो लड़की अपनी नजरें फेरते हुए बोली, "वो तो मेरे आंसू से दिख ही रहा है। आप कितने प्यार से कर रहे हैं मिस्टर रायजादा।" यतीक्ष उसके चब्बी चीक्स पर एक किस करते हुए कहा, "यू आर सो क्यूट स्वीटहार्ट।" वो दोनों फिर से एक दूसरे के बाहों में खो जाते हैं। अगली सुबह यतीक्ष बालकनी में खड़ा होकर किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसके एक हाथ में मोबाइल था और दूसरे हाथ को वो बार बार अपने सिल्की हेयर पर फेर रहा था। "यतीक्ष ऑन कॉल?" "या स्पीकिंग।" उधर से राजबीर की आवाज आई, "सर, आप कहाँ हैं?" यतीक्ष अपनी कोल्ड वॉइस में कहा, "जानना जरूरी है या बताना जरूरी है?" राजबीर कहा, "इट्स इम्पॉर्टेंट सर। आपके जाने के बाद यहाँ सब कुछ बिखर रहा है। मिसेज रायजादा को बार बार पैनिक अटैक आ रहा है। तीहू मैम ने कॉलेज आना छोड़ दिया है और आहान सर पता नहीं कहाँ बिजी रहते हैं। वो फार्म हाउस से घर भी नहीं आते। और आदित्य सर का तो आपको पता है। आदि सर बहुत मुश्किल से तीहू मैम को संभाल रहे हैं।" इतना सब कहने के बाद राजवीर एक गहरी सांस लेकर कहा, "आप कब मनाली से मुंबई वापस आ रहे हैं सर?" यतीक्ष सामने देखते हुए बस इतना कहा, "बहुत जल्द। जस्ट वेटिंग फॉर टुमारो। कल उस प्लान को अंजाम देना है।" राजवीर कहा, "सॉरी फॉर इंटरप्ट सर। आई नो इमरान यंग मैडम का एक्सीडेंट करके किसी बिल में छुप कर बैठा है, लेकिन उसे बाहर निकालने के लिए क्या इस प्लान को अंजाम देना सही है? आई मीन, इसमें यंग मैडम की जान को खतरा हो सकता।" यतीक्ष मुट्ठी भींचकर हर एक वर्ड पर जोर देते हुए कहा, "ओ नाउ यू आर ऑर्डरिंग मी राजवीर।" राजवीर धीमी आवाज में कहा, "सॉरी सर,
यतीक्ष अपने एक हाथ को अपने पैंट के पॉकेट के अंदर डालते हुए कहा, "That bloody attacking on my princess. It's not a joke, राजवीर। उसने मेरी जान के साथ रेप करने की कोशिश किया। He fired at Ahan. And you think I'll just let him go?" यतीक्ष फिर अपने आईब्रो रब करते हुए कहा, "राजवीर come to मनाली tomorrow." Got it. राजवीर कहा, "Yes sir." यतीक्ष बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और थोड़ी देर वही खड़े होकर सामने घूरने लगता है। कुछ सोचकर उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। यतीक्ष अपना सर टेढ़ा करके कहा, "स्वीटी डार्लिंग, मीट यू सून." फिर वापस रूम में चला आता है। यतीक्ष रूम में आकर एक नज़र घूरकर बेड की तरफ देखता है। वो लड़की अभी तक सो रही थी। उसने यतीक्ष के शर्ट पहन रखी थी। उसके बाल बेड पर चारों तरफ फैल हुए थे। वो खुद में ही सिकुड़ रही थी, जिसे वो एक इनोसेंट पपी लग रही थी। यतीक्ष बेड के पास जाकर उस लड़की के चेहरे के तरफ झुकता है और उस लड़की के कान में फूंक मारने लगता है, जिसे वो कसमसाने लगती है। यतीक्ष उसके कान में फूंक मारते हुए मैग्नेट वॉइस में कहा, "हे स्वीटहार्ट, गेट अप, इट्स 8:30 वो लड़की मूंदी पलकों से थकी थकी आवाज में बोली, "कल रात की अभी तक उतरी नहीं है क्या मिस्टर रायजादा?" यतीक्ष के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। यतीक्ष अपनी मैग्नेट वॉइस में कहा, "गेट अप सिली प्रिंसेस." राहा यतीक्ष के होंठ पर अपना हाथ रखकर बोली, "डोंट बॉदर मीना। कल रात भर आपने मुझे सोने नहीं दिया। आई एम फीलिंग टायर्ड." क्योंकि यतीक्ष उसके कान में फूंक मारकर उसे परेशान कर रहा था। यतीक्ष राहा के चब्बी चीक्स पर एक बाइट करके कहा, "स्लीप प्रिंसेस." राहा थोड़े तेज आवाज में बोली, "आह, डोंट बाइट ना." यतीक्ष तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, "आई लाइक योर चब्बी चीक्स प्रिंसेस." यतीक्ष राहा को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर करके वहां से जिम चला जाता है। मुंबई, इंडिया। आहान का फार्म हाउस। फार्म हाउस के सामने एक कैब आकर रुकती है और उस कैब से कुकी निकलती है। उसके हाथ में एक फूड कंटेनर बॉक्स था। कुकी अंदर चली जाती है। कुकी को अंदर आते देखकर वहां पर काम कर रहे एक मेड के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो मेड कुकी के पास आकर मुस्कुराते हुए बोली, "गुड मॉर्निंग मैडम, मैं आपके ही राह देख रही थी।" कुकी मुस्कुराते हुए वो बॉक्स उस मेड के हाथ में थमाते हुए बोली, "वेरी गुड मॉर्निंग आंटी। एक्चुअली आज मेरी आंख लग गई थी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गया।" कुकी फिर चारों तरफ देखकर बोली, "क्या आहान सर उठ गए हैं?" वो मेड बोली, "मुझे कैसे पता होगा मैडम? बॉस अपने रूम में आने के लिए किसी को परमिशन नहीं देते।" कुकी धीमी आवाज में बोली, "हूँ।" फिर उस बॉक्स की तरफ इशारा करके बोली, "इसमें ब्रेकफास्ट और लंच दोनों है। आहान सर उठ जाए तो दे दीजिएगा।" कुकी उस मेड की तरफ एक पेपर बढ़ाते हुए बोली, "और ये सर के डाइट चार्ट है, जो डॉक्टर ने दिया था। मैं कल से नहीं आऊंगी, इसीलिए आपको इस चार्ट के अकॉर्डिंग सर के खाने पीने के ख्याल रखने होंगे, क्योंकि काफी ज्यादा ब्लड लॉस होने की वजह से आहान सर की बॉडी काफी वीक हो गई है।" वो मेड पेपर लेकर हमें गर्दन हिला देती है। कुकी अपस्टेयर के एक रूम को एक टक देखते हुए बोली, "ठीक है आंटी, अब मैं चलती हूँ।" कुकी जैसे ही वहां से जाने वाली थी, वो मेड सर झुकाकर बोली, "वो मैडम, चेरी मैडम आए हुए हैं। वो आहान सर के रूम में हैं।" कुकी के एक्सप्रेशन में कोई बदलाव नहीं आते। वो धीमी आवाज में बोली, "हूँ, ऑल राइट। आफ्टर ऑल वो सर की होने वाली बीवी हैं। उन्हें सर का ख्याल रखना चाहिए।" कुकी वहां से जाते हुए बोली, "बाय आंटी, मैं चलती हूँ।" कुकी वहां से चली जाती है और वो मेड नम आंखों से कुकी को जाते हुए देख रही थी। मनाली। यतीक्ष सिटी बजाते हुए जिम से वापस अपने रूम में आता है। यतीक्ष चारों तरफ घूर कर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं था और बालकनी का डोर ओपन था। यतीक्ष का चेहरा सर्द हो जाता है। यतीक्ष गुस्से से लंबे लंबे कदम लिए बालकनी में जाता है तो देखता है कि राहा रेलिंग पकड़कर सामने की तरफ मुंह करके आंखें बंद करके खड़ी थी। यतीक्ष अपने हथेलियों की मुट्ठी भींचकर दांत पीसते हुए कहा, "हाउ डेयर यू प्रिंसेस।"
यतीक्ष के इतने तेज आवाज सुनकर राहा सहम जाती है और डरते हुए पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन उसकी नज़र एक पल के लिए यतीक्ष के हैंडसम फेस पर ठहर जाती थी। यतीक्ष इस वक्त एक ग्रे कॉलर के जॉगर्स पैंट और ब्लैक टी शर्ट पहना था और जिम स्नीकर्स। उसकी पूरी बॉडी पसीने से भीगे हुए थे, चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रहे थे। सनलाइट सीधे उसके चेहरे पर पड़ने की वजह से वो और अट्रैक्टिव लग रहा था। लेकिन राहा की नज़र जैसे ही उसके नीली आंखों पर जाती है, राहा पलके झुका लेती है। यतीक्ष गुस्से से राहा के गाल दबाते हुए कहा, Who told you to come to the balcony, princess? Did I give you permission? राहा यतीक्ष का हाथ अपने गाल से छुड़ाते हुए बोली, मिस्टर रायजादा, लीव मी। बस बालकनी पर ही तो आई हूँ। आपके परमिशन के बगैर कहीं बाहर तो नहीं गई हूँ। इतने में क्यों आप टॉक्सिक पर्सन की तरह रिएक्ट कर रहे हैं? यतीक्ष गुस्से से राहा के चेहरे पर और दबाव डालते हुए कहा, प्रिंसेस प्रिंसेस प्रिंसेस, तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। कीप योर लिटिल माउथ शट अप और एल्स विल पुल आउट योर टंग। राहा की आंखें नम हो जाती है। यतीक्ष उसे अपने कंधे पर उठाकर रूम में लाता है और बेड पर फेंक देता है। यतीक्ष अपने एक पैर बेड पर रखकर राहा की तरफ झुकता है और उसके चीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, डोंट यू डेयर प्रिंसेस, तू बाहर नहीं जाएगी। नो मीन्स नो, एंड डोंट इवन ट्राई टू गो अगेंस्ट मी। राहा रोते हुए रूंधे गले से बोली, 15 दिन से आप यही तो कर रहे हैं मिस्टर रायजादा। जानवर की तरह आप मुझे यहाँ कैद करके रखे हैं। बस टाइम टू टाइम खाने को दे दो। जब नीड कंप्लीट करनी है तो मेरे करीब आ जाओ और फिर से इस 4 दीवार के अंदर लॉक कर लो। मैं एक इंसान हूँ, आपके हाथ का खिलौना नहीं हूँ मिस्टर रायजादा। यतीक्ष राहा के आंसू को अपने एक उंगली में लेते हुए कहा, ओह माय प्रिंसेस, ये स्टुपिड सा दिमाग तेरा है जिसमें तेरी स्टुपिड सी सोच है। तुझे जो सोचना है यहीं पर बैठ कर सोच, बट नॉट आउटसाइड। यतीक्ष उस आंसू की बूंद को झटक देता है। राहा अपनी आंसू भरी आंखों से यतीक्ष को देख रही थी। राहा सुबकते हुए बोली, यू आर सच अ हार्टलेस पर्सन मिस्टर रायजादा। यतीक्ष राहा के होंठ पर एक छोटी सी किस करके कहा, या आई नो प्रिंसेस, एंड आई लाइक माई पर्सनैलिटी। राहा नफरत से यतीक्ष को देखते हुए बोली, आई हेट यू मिस्टर रायजादा। यतीक्ष राहा के गाल पर किस करके कहा, से इट अगेन प्रिंसेस। राहा गुस्से से बोली, आई हेट यू। यतीक्ष राहा के गाल पर बाइट करके कहा, फिर से कहना। राहा चिल्लाते हुए बोली, आई हेट यू, आई हेट यू। नफरत है मुझे आपसे। कैद कर लिया है आपने मुझे। यतीक्ष टेढ़ी स्माइल करके कहा, आई लाइक इट प्रिंसेस। यतीक्ष वहां से वॉशरूम चला जाता है। थोड़ी देर बाद वो शॉवर लेकर बाहर आता है। इस वक्त वो बाथरोब पहना हुआ था। राहा बेड पर अपने घुटनों को पकड़कर अपना चेहरा छुपाकर बैठी थी और मुंह दबाकर रो रही थी। यतीक्ष उसे एक नज़र देखता है और वहां से क्लोसेट रूम में चला जाता है। यतीक्ष एक 3 पीस फॉर्मल सूट पहनकर बाहर आता है। राहा अभी तक वैसे ही बैठी हुई थी। तभी कोई रूम का डोर नॉक करता है। यतीक्ष डोर ओपन करता है तो सामने एक मेड खाने की ट्रॉली लिए सर झुका कर खड़ी थी। यतीक्ष वो ट्रॉली लाकर डोर बंद कर देता है। यतीक्ष राहा के गर्दन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। आंसू से राहा का चेहरा भीगा हुआ था। यतीक्ष राहा के पलकों को चूम कर कहा, हैव ब्रेकफास्ट प्रिंसेस। राहा रूंधे गले से बोली, मुझे भूख नहीं है। यतीक्ष बिना कोई इमोशंस के साथ राहा को जबरदस्ती खाना खिलाता है, फिर उसके होंठ को टिश्यू से साफ करता है। यतीक्ष राहा के गाल पर अपना हाथ रख के उसके होंठ पर अपना होंठ रख देता है, जिसे राहा की आंखें बंद हो जाती है। यतीक्ष राहा के होंठ पर सॉफ्ट किस करते हुए उसे बेड पर लिटा देता है और बगल के ड्रायर से एक इंजेक्शन निकालकर राहा के गर्दन पर इंजेक्ट करता है। राहा के माथे पर सिकन आ जाते हैं और वो कसमसाने लगती है, तो यतीक्ष और प्यार से उसके होंठ को चूमने लगता है। थोड़ी देर बाद राहा बेहोश हो जाती है। यतीक्ष राहा के होठों से अलग होकर थोड़ी देर उसके चेहरे को देखता है और फिर उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके माथे को चूम लेता है।
यतीक्ष फिर डोर लॉक करके वहां से चला जाता है। अंशोल अंपायर। कुकी अपने डेस्क पर बैठी हुई थी और माहिर उसके पास खड़ा होकर एक लड़की के साथ मुस्कुराते हुए बात कर रहा था। कुकी बार बार माहिर को देख रही थी और माहिर गुस्से से कुकी को घूर रहा था। उन दोनों के बीच जब भी आई कांटेक्ट होती तो माहिर कुकी से नजरें फेर लेता। माहिर उस लड़की से बात खत्म करके जैसे ही वहां से जाने वाला था, कुकी हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ लेती है। माहिर घूर कर कुकी को देखते हुए कहा, "What happened, मिस कुकी जायसवाल?" कुकी पलके झुकाकर धीमी आवाज में बोली, "माहिर, आप कितने दिनों तक मुझसे नाराज रहेंगे? आप कितने दिनों तक मुझसे बात नहीं करेंगे?" माहिर को जब से आहान और कुकी के रिश्ते के बारे में पता चला था, उस दिन से माहिर कुकी से बात नहीं कर रहा था और ना ही उसे एक नज़र देखता था। माहिर कुकी के डेस्क पर अपना दोनों हाथ मारते हुए रखता है और तंज कसते हुए कहा, "ओह, मिस कुकी जायसवाल को माहिर से कोई फर्क भी पड़ता है। उसके बात करने से, नाराज होने से, गुस्सा होने से कुकी को कोई फर्क नहीं पड़ता। एम आई राइट मिस कुकी जायसवाल?" माहिर के इतने जोर से हाथ पटकने की वजह से बाकी सब उन दोनों को हैरानी से घूर रहे थे। कुकी एक नज़र चारों तरफ देखती है और फिर माहिर को देखते हुए धीमी आवाज में बोली, "माहिर प्लीज ऐसे रिएक्ट मत करो। सब हम दोनों को देख रहे हैं। हमारा तमाशा मत बनाओ।" माहिर धीमी आवाज में दांत पीसते हुए कहा, "तो मुझसे बात ही मत किया करो मिस कुकी। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा आहान ही सब कुछ है। मेरे होने या ना होने से तुम्हें क्या फर्क पड़ने वाला है?" कुकी धीमी स्वर में बोली, "फर्क पड़ता है माहिर। आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। कॉलेज टाइम से हम दोनों दोस्त हैं। एक साथ पढ़े हैं। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं।" माहिर कुकी के आंखों में झांकते हुए कहा, "और वो आहान? आहान क्या है तुम्हारे लिए? हस्बैंड है तुम्हारा या बॉयफ्रेंड? क्या सोचकर तुम आहान के साथ रात गुजारते हो? आखिर रिश्ता क्या है तुम दोनों के बीच?" कुकी बस टुकुर टुकुर माहिर को देख रही थी। माहिर एक गहरी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करता है और कुकी के दोनों बाजू पकड़कर उसे समझाते हुए कहा, "कुकी, तुम समझ नहीं रही हो मैं तुमसे क्यों नाराज हूँ। आहान अच्छा इंसान नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि वो तुमसे प्यार करता है और यही सोचकर तुम उसके साथ रात डॉट।" माहिर इतना कहकर चुप हो जाता है। फिर एक बार आंखें बंद करके कहा, "यू आर रॉन्ग कुकी। आहान तुम्हें इस्तेमाल करके फेंक देगा। तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उस वक्त रिग्रेट करने के अलावा तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होगा।" कुकी माहिर से नजरें चुराते हुए कहा, "माहिर प्लीज, मैं आहान सर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ये आहान सर और मेरे पर्सनल मेट है।" माहिर, जो कब से अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था, एक बार फिर उसके चेहरे पर कड़वाहट आ जाते हैं। माहिर घिन भरी नजरों से कुकी को देखते हुए कहा, "यू नो वॉट कुकी, तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब आहान तुम्हें अपनी जिंदगी से चाय में पड़े मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम कितने गलत हो।" माहिर झांझोड़ते हुए कुकी के बाजू को छोड़ देता है और गुस्से में तिल मिलाते हुए वहां से चला जाता है। कुकी की आंखें नम हो जाती है। चेरी, जो कब से दूर खड़े होकर माहिर और कुकी के कॉन्वर्सेशन सुन रही थी, उसके चेहरे पर एक एविल स्माइल आ जाते हैं। चेरी डेविल स्माइल करते हुए कहा, "माय डार्लिंग कुकी, आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है तुम खुद नहीं जानते। जस्ट वेट एंड वॉच बेबी।" चेरी वहां से आहान के केबिन की तरफ चली जाती है। थोड़ी देर बाद कुकी कुछ फाइल्स उठाती है और वो भी आहान के केबिन की तरफ चल देती है। कुकी आहान के केबिन में पहुंचकर जैसे ही केबिन का डोर नॉक करने वाली थी, कोई उसका हाथ पकड़ लेती है। कुकी कंफ्यूजन से सामने देखती है तो सामने चेरी खड़ी थी। उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान थी। चेरी अजीब तरह से मुस्कुराते हुए बोली, "इतनी भी क्या जल्दी है मिस असिस्टेंट? थोड़ी बहुत मुझसे भी बात कर लिया करो।" कुकी घूर कर चेरी को देखती है और उसे इग्नोर करके जैसे ही डोर नॉक करने वाली थी, चेरी फिर से उसके हाथ पकड़ लेती है। इस बार चेरी गुस्से से बोली, "यू चीप स्टार्स, यू आर इग्नोरिंग मी। आई एम टॉकिंग टू यू।
डैम इट, कुकी भी अकड़ कर बोली, पर मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, सो प्लीज लीव तान्या, मेरे काम में इंटरफियर मत करो। चेरी कुकी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, ओहो तुम्हारा काम, वैसे तुम काम क्या करती हो? चेरी के लहजे में एक टॉन्ट थे, जो कुकी बखूबी समझ रही थी। चेरी कुकी के चारों तरफ गोल गोल घूमते हुए बोली, लड़कों को सेड्यूस, फिर उनके बिस्तर सजना, और सुबह उन्हें मोलिस्ट करना, उन्हें ब्लैकमेल करके मुंह मांगी कीमत अदा करना, यही है ना तुम्हारे काम? गुस्से से कुकी के हथेलियों की मुट्ठी भींच जाते हैं। कुकी तान्या की तरफ उंगली पॉइंट करके बोली, शट अप तान्या, माइंड योर लैंग्वेज, तुम अपने काम से मतलब रखो। दूसरों के काम में टांग अड़ाने से टांगे टूटने के खतरा होते हैं। तान्या कुकी के उंगलियों में अपनी उंगली उलझा कर बोली, वो हो, जस्ट लुक एट यू मिस कुकी, लैंग्वेज के पाठ कौन पढ़ा रहे हैं, जिसकी कैरेक्टर पहले से गिरी हुई है। तान्या फिर कुकी के कान के पास जाकर बोली, वैसे सुना मैंने तुम माहिर से क्या बात कर रही थी? आहान बेबी ने तुम्हें छोड़ क्या दिया, तुम तो दूसरे मर्द के जुगाड़ में लग गए। ओ माई गॉड, इतनी गिरी हुई घटिया लड़की हो तुम। आई कांट इमेजिन, मीन्स पैसों के लिए कुछ भी। तभी तान्या के कान में एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है। ये थप्पड़ कोई और नहीं कुकी ने मारा था। तान्या अपने गाल पकड़कर एक तरफ झुकी हुई थी। कुकी गुस्से से तान्या की तरफ उंगली पॉइंट करके दांत पीसते हुए बोली, तान्या मैंने तुम्हारे हर बदतमीज टॉलरेट किया, बट नाउ नॉट एनीमोर। माहिर सिर्फ मेरे दोस्त है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, लेट मी टेल यू, मैं हर मर्द की बिस्तर नहीं सजाती। मेरा रिश्ता सिर्फ आहान सर तक है, और आहान सर कोई गैर मर्द नहीं है, वो मेरे पति है, और अपने पति के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना कोई इल्लीगल काम नहीं है। हालांकि हमारा डाइवोर्स हो गया, जो आज बहुत सारे कपल्स के बीच डाइवोर्स हो रहे हैं। तान्या दांत पीसते हुए बोली, यू ₹2 की लड़की, हाउ डेयर यू। तुमने तान्या पर हाथ उठाया। तान्या जैसे ही कुकी को थप्पड़ मारने वाली थी, वो सामने देखकर रुक जाती है। तान्या का गुस्से से उबल रहा चेहरा एकदम से सॉफ्ट हो जाते हैं, और उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तान्या रोते हुए बोली, तुम मुझे गलत समझ रही हो कुकी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करो। तुम्हारा अभी अभी डिवोर्स हुआ है, आहान बेबी को बुलेट लगी है, वो तो अभी अभी ठीक हुए हैं, और इस सिचुएशन में तुम माहिर को ऑफर दे रही हो, और मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश किया तो तुमने मुझे थप्पड़ मार दिया। तान्या इतना कहकर फूट फूट कर रोने लगती है। कुकी तो कन्फ्यूजन से तान्या को देख रही थी। उसे तान्या के बिहेवियर समझ में नहीं आ रहा था। तभी पीछे से किसी की सर्द आवाज आई, व्हाट द हेल, व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। कुकी हैरानी से पीछे मुड़कर देखती है तो पीछे आहान खड़ा था। कुकी फिर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके तान्या को देखती है। तान्या एविल स्माइल करते हुए कुकी के तरफ आई विंक करती है। आहान फिर से सर्द आवाज में कहा, आई आस्क्ड व्हाट्स गोइंग ऑन हियर। तान्या भागते हुए आहान के पास जाती है और उसके गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। आहान तान्या के सर सहलाते हुए कहा, व्हाट हैपेंड बाबू, व्हाई यू क्राइंग बेबी। तान्या फपक कर रोते हुए बोली, आप मुझसे ना पूछकर अपनी सो कॉल्ड असिस्टेंट से ही पूछ लीजिए आहान। आहान का चेहरा डार्क हो जाता है। वो गुस्से से एक नजर कुकी को देखता है, जिसे कुकी सहम जाती है। आहान सर्द आवाज में कहा, कम टू माई कैबिन। कुकी सर झुकाकर हमें गर्दन हिला देती है। आहान का केबिन। कुकी सर झुकाकर सामने खड़ी थी और आहान खा जाने वाली नजरों से उसे घूर रहा था। चेरी उर्फ तान्या आहान के सीने से लगकर फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। आहान चेरी को खुद से दूर करके गुस्से से कुकी के पास आता है और झट से उसके दोनों बाजू पकड़कर उसे धकेलते हुए दीवार पर लगा देता है। आहान दांत पीसते हुए कहा, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक कैरेक्टरलेस लड़की समझता था, जो पैसों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन उसके साथ साथ तुम तो एक निहायती खुदगर्ज लड़की निकली। कुकी हैरानी से आहान की तरफ देखने लगती है। आहान सर्द आवाज में कहा, ओह हो यू फॉरगॉट, राइट, लेट मी रिमाइंड।
मुंबई के एक 7 स्टार होटल में मेरी जान की रेप करने की कोशिश किया गया था और वहीं पर तुमने मुझे गोली मारी थी। और इतना सब कुछ होने के बावजूद तुम उन गुंडों के साथ चुपचाप चले गए। तुम एक लड़की हो। तुमने देखा नहीं था मेरी जान की हालत में किस कंडीशन में वो पड़ी हुई थी। मुझे ना सही मेरी जान को तो हॉस्पिटल तक पहुंचा देते। कुकी के दिमाग तो जैसे सन पड़ गए थे। वो हैरत से आहान को देख रही थी। आहान फिर से कहा, थैंक गॉड कि सही वक्त पर मेरी चेरी वहां पहुंच गई। उसने मुझे और मेरी जान को हॉस्पिटल पहुंचाया। कुकी की पूरी बॉडी फ्रीज हो गई थी और दिमाग ब्लैंक्स। आहान फिर गुस्से से पीछे से कुकी के बाल को मुट्ठी में भरकर कहा, एंड नाउ यू कमिट अ ह्यूज मिस्टेक मिस कुकी जायसवाल। आहान की पकड़ इतनी सख्त थी कि कुकी के मुंह से एक आन निकल जाती है। आहान कुकी के चेहरे को अपने चेहरे के नजदीक लाकर दांत पीसते हुए कहा, तुमने मेरी चेरी पर हाथ उठाया। अपनी औकात भूल गई हो। कुकी आहान के मुट्ठी से अपना बाल छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। आहान झट से कुकी के बाल छोड़ देता है, जिसे कुकी लड़खड़ा जाती है। आहान चेरी के पास आकर उसके चीन पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करता है। अब तक चेरी रो रो कर अपना पूरा चेहरा लाल कर चुकी थी। कुकी खुद को संभाल कर बोली, आहान सर, चेरी मैम आपसे झूठ बोल रहे हैं। उस दिन आपके और तीहू मैम के साथ मैं थी। आहान कुकी के बात को इग्नोर करके चेरी के गाल देख रहा था, जहां कुकी के हाथ के 5 उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जिसे देखकर आहान का चेहरा डार्क हो जाता है। कुकी आहान का एक हाथ पकड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, आहान सर, ट्रस्ट मी, उस होटल में चेरी मैम नहीं थे, वहां पर मैं थी। मैंने आपको 40 मिनट तक कंटिन्यूअसली CPR दिया था और अभी मैंने चेरी मैम को थप्पड़ मारा, क्योंकि कुकी इतना ही बोली थी कि एक झन्नाटेदार थप्पड़ उसके गाल पे पड़ता है। कुकी इस थप्पड़ के लिए तैयार नहीं थी, इसीलिए वो धड़ाम से फर्श पर गिरती है। थप्पड़ इतनी तेज थी कि एक पल के लिए चेरी भी सहम जाती है। वो कस के आंखें बंद कर लेती है। इधर कुकी के आंखों से आंसू लुढ़ककर उसके नाक से होते हुए जमीन पर गिरते हैं। थप्पड़ की वजह से कुकी के कान झंझना रहे थे। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। करीब 5 सेकंड ही हुए होंगे कि कुकी को अपने गाल पर कुछ गीला गीला सा महसूस होता है। कुकी अपने गाल को छू कर देखती है तो उसके कान से लगातार खून बह रहा था। कुकी फपक कर रो पड़ती है। कुकी खुद को संभाल कर खड़ी होती है और अपनी आंसू से सनी आंखों से एक नजर आहान और चेरी को देखती है, क्योंकि कुकी को थप्पड़ आहान ने मारा था। कुकी के कान से खून बहकर उसके सफेद सूट के एक तरफ लाल हो चुके थे। उसकी हालात देखकर तो चेरी भी एक पल के लिए डर जाती है। कुक के चेहरे पर एक दर्द भरी मुस्कान आ जाती है। कुकी अपने दुपट्टे को अपने कान में रखती है और सर झुकाकर रूंधे गले से बोली, सॉरी सर, मैं अपनी औकात भूल गई थी। कुकी लड़खड़ाते कदमों से केबिन का डोर ओपन करती है और वहां से बाहर चली जाती है। कुकी मुश्किल से अपने डेस्क पर आकर बैठ जाती है। कुकी के हालत देखकर निधि दौड़ते हुए उसके पास आती है। निधि कुकी के कान से दुपट्टा हटाते हुए हैरानी से बोली, कुकी क्या हुआ है? तेरे कान से इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही है? कुकी रोते हुए बोली, यार कुछ कर, बहुत दर्द हो रहा है। निधि टिश्यू से कुकी के कान से आ रहे खून साफ करते हुए बोली, लेकिन ये सब हुआ कैसे? थोड़ी देर पहले तो तू बिल्कुल सही थी। तभी कुकी का मोबाइल बजने लगता है। कुकी मुश्किल से अपने बैग से मोबाइल निकाल कर देखती है, जहां मैचो मंकी फ्लैश हो रहा था। कुकी कॉल आंसर करके स्पीकर ऑन कर देती है और मोबाइल को सामने रखे टेबल पर रखती है। कुकी अपने कान को जोर से पकड़कर अपने आंसू कंट्रोल करते हुए बोली, हेलो। उधर से तनिष की एक स्वीट सी आवाज आई, क्या यार दी, जाइए, मैं आपसे बात नहीं कर रहा। आपने कहा था आज आप हाफ डे की छुट्टी लेकर हॉस्पिटल मुझसे मिलने आएंगे। कहाँ हैं आप? कुकी मुश्किल से बोली, मंकी मैं आ जाऊंगी, मैं अभी बिजी हूँ, बहुत सारा काम बाकी है, तू अभी फोन रख। तनिष हैरानी से कहा, दी आप रो रही हो?
कुकी के खून से उसके पूरे दुपट्टे भीग गए थे। कुकी धीमी आवाज में बोली, नहीं तो मैं क्यों रोऊंगी? तनिष बोला, आपकी आवाज से तो यही लग रहा है जैसे आप रो रहे हो।